अस्सलाम वालेकुम, जी आया नो, खुश आमदीद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो सिटी एट 10 में आपका होस्ट शिराज भट्ट आपको खुश आमदीद कहता है वंस अगेन पूरी टीम की तरफ से और आपके होस्ट शिराज भट्ट की तरफ से। उम्मीद करते हैं आपके दिन की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही मुस्बत और बहुत ही मोटिवेटेड हुई होगी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि दिन की शुरुआत जो है वो बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपके दिन की शुरुआत नेगेटिव हो तो फिर पूरा दिन जो है वो नेगेटिव ही गुजरता है, और वो नेगेटिविटी, वो मनफी सोच आपके दिमाग तक या आप तक महदूद नहीं रहती। वो मनफी सोच फिर आप आगे डिलीवर करते हैं उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है। दोस्तों, 3 पहलू होते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के और तरक्की करने के। एक होता है ग्रोथ, यानी आगे बढ़ते रहना। दूसरा होता है स्लो ग्रोथ, और तीसरा होता है ग्रोथ स्टॉप्ड, यानी ग्रोथ का रुक जाना। कोशिश करें कि आपके ऊपर वाले 2 पहलू जो हैं वो एक्टिव रहें। यानी अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो वेल एंड गुड, अगर आपकी स्लो ग्रोथ हो रही है तो आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि आपकी तरक्की उस तरीके से क्यों नहीं हो पा रही जिस तरीके से आपके दोस्त की, आपके रिश्तेदारों की, आपके कजन्स की तरक्की हो रही है। वो इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और प्लान कर रखा है। असा अन तकराहु शैइन फहुव खैरुल लकुम, हो सकता है कि तुम जो समझ रहे हो और तुम्हें लग रहा है इसमें तुम्हारे लिए कुछ बुराई है, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए कुछ अच्छाई छुपी हो। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह ताला वो है जो सब जानता है और तुम वो हो जो कुछ नहीं जानते। तो अगर आपकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, तो आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि आपकी ग्रोथ किसी की तरीके से क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि हर एक शख्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ नहीं मिलती हैं। हर एक की लाइफ स्ट्रक्चर कुछ और होता है और वो अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक होता है। जो आपका लाइफ स्ट्रक्चर है वो अल्लाह ताला ने आपके लिए ही चुना था, और वो आपके लिए, आपके लाइफस्टाइल के लिए बिल्कुल यूनिक है। जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं वो किसी और के पास नहीं है। तो अपनी इन अपॉर्चुनिटीज को भरपूर इस्तेमाल करते हुए, अपनी स्किल्स को भरपूर इस्तेमाल करते हुए यूटिलाइज करिए और आगे बढ़ते चले जाइए, ताकि आपकी ग्रोथ भी यकीनी बने और आपकी लाइफ के पैटर्न के तरीके से यकीनी बने। तो बस चलते रहिए, लेकिन आपका तीसरा पहलू जो है, यानी ग्रोथ जो है वो स्टॉप नहीं होनी चाहिए, वो रुकनी नहीं चाहिए। स्लो ग्रोथ हो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए। इस चीज को मेक श्योर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ग्रोथ जो है उसको हर गुजरते दिन के साथ जो है बढ़ाता चला जाए। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को और चलते हैं वेदर की तरफ, मौसम की तरफ। मौसम का हाल जानेंगे टुडेज वेदर के इस सेगमेंट में। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और आज बारिश का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है अगले 24 घंटे तक, लेकिन गुज़िश्ता 3 से 4 दिन कबल जो बारिश हुई उसके बाद हम देख रहे हैं कि मतला साफ हो चुका था। मोटरवे के ऊपर भी हमें कोई आलूदगी, पॉल्यूशन और स्मोक और फोग जो है वो दिखाई नहीं दी। बहरहाल एक और बारिश की उम्मीद है आने वाले हफ्ते के अंदर। लेट्स सी कि वो बारिश होती है नहीं होती है, कुदरत के फैसले। लेकिन अभी तक जो वेदर की फोरकास्ट है अगले 24 घंटे तक कोई बारिश का इम्कान नहीं है। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड है, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये वेदर जो है वो खासा खतरनाक इस वजह से है क्योंकि बारिश जो है खुलकर नहीं हुई है, और ना खुलकर होने की वजह से बारिश इस वक्त जो ड्राई विंटर्स है उसके नतीजे में बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हो रही हैं, जिसमें ख़ास तौर पर नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और बुखार शामिल है। तो अपने आप को इससे बचाने के लिए अपनी प्रोटेक्शन करिए, अपनी केयर करिए। खासतौर पर अगर आप मोटरसाइकिल के ऊपर सवारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने आप को, अपने सीने को कवर रखना है, अपने सर को कवर रखना है, बिकॉज बॉडी पार्ट्स के अंदर ये 2 पार्ट्स हैं जहाँ सबसे ज़्यादा ठंड जो है वो आपकी बॉडी को मुतासर कर सकती है। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को और चलते हैं हमारे गेस्ट की तरफ। हमारे पहले सेगमेंट में हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपको करवा देता हूं। वैसे तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे सिटी न्यूज़ नेटवर्क का हिस्सा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मरियम रजा, जो कि हमारी रिपोर्टर है। मरियम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अजमत साहब, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। उमैर अजमत साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? बेहतरीन। अच्छा मरियम, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आज मैं थोड़ी सी ओवरऑल गुफ्तगू करूंगा पूरे साल भर के हवाले से। साल 2024 कैसा रहा? साल 2024 में हमने क्या खोया, क्या पाया? हमारे इदारों ने
हमारे, क्योंकि आप सोशल वेलफेयर के जो एक्टिविटीज़, उनकी सरगर्मियाँ, उनके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं, तो ये बताइएगा कि सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज़ किस हद तक जो उन्होंने टारगेट सेट किए थे, जो गोल सेट किए थे, उसके करीब करीब हम रहें या काफ़ी दूर रहें, और साल 2025 में हम क्या फोरकास्ट कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया शायद भाई। इसके अंदर सबसे पहली तो ये चीज़ है कि 2024 कुछ के लिए बहुत अच्छा था और कुछ के लिए शायद ना कुछ होने के बराबर था। लेकिन सोशल वेलफेयर की अगर हम बात करें तो सोशल वेलफेयर को पहले तो कहते हैं कि शायद इनको 40% भी नहीं मिला, कि मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और बाकी जो कुछ परसेंट रह गए हैं वो हैं जो उनको ना होने के बराबर मिला। यानी कि कहा जा सकता है कि अगर उनको 50% मिलना चाहिए था पूरे साल के अंदर तो वो उनको नहीं मिल सका। बाकी 50% जो था वो खा पी लिया गया कि भाई ना ही मिले तो ज़्यादा बेहतर है। साल के एंड के अंदर 2-3 मरीम नवाज की जानिब से प्रोग्राम शुरू किए गए कि चलें ख़वातीन को या मजदूर अफराद को कोई अच्छी उनके लिए चीज़ें जो हैं वो की जा सकें, लेकिन वो भी उनकी भी स्टार्टिंग जो है वो लास्ट 2 मंथ्स पहले की गई है, और अब उसकी जो नई आएगी वो हमें जनवरी फरवरी में पता चलेगा कि वाकई ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो भी सकी कि नहीं, या सिर्फ कागजी बातें रह गई या किताबी बातें रह गई, या सिर्फ तस्वीरों की हद तक हम लोगों ने वो काम किया और उसके बाद ख़त्म हो गया सारा कुछ। 2024 में जून में जब इनको फंड्स वगैरह दिए तो सोशल वेलफेयर को कुछ ना मिल सका। ADP स्कीम के तहत इनको कहा गया कि आपको मिलेगा, दरखास्तें जाती गई आती गई, लेकिन ना हो सका। उसके अलावा इसके 2 से 3 इदारे थे जो चल रहे थे और वो 2024 में बंद कर दिए गए क्योंकि हमारे पास फंड्स ही नहीं थे। यानी कि कुछ भी नहीं मिल सका जो कि मिलना चाहिए था। अगर ये इदारा चाहता तो बहुत ग्रो कर सकता था। इसकी कमेटी जो है पिछले 3 साल से ख़त्म कर दी गई, जिसमें माजूर अफराद को और वहाँ पर आने वाले जो हमारे ज़रूरतमंद थे जिनको वाकई ही माली मदद की ज़रूरत थी उनको भी कुछ नहीं मिला। ना ही कमेटी का चेयरमैन लगा। चेयरमैन को 2 से 3 बार रखा गया कि हाँ जी आपको बना दिया जाएगा, बिल्कुल बना दिया जाएगा। 2-3 दफ़ा नोटिफिकेशन भी आया, लेकिन फिर से लॉलीपॉप दे के बाद ख़त्म कर दी गई। और अभी भी जो वहाँ पे आने वाले माजूर अफराद हैं, ज़रूरतमंद हैं, चक्कर लगा के वापस चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो दरखास्तें पिछले 3-3 साल से जमा कराई उनका कोई जवाब उनको नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये आगे साल 2025 में आप क्या फोरकास्ट करेंगे? देख रही हैं कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी, नजर आ रहा है, या मुझे लग रहा है कि साल 2025 विल बी नो डिफरेंट फ्रॉम साल 2024? नहीं, हमें हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन जैसे कि मैंने स्ट्रैटेजी, उनकी प्लान्स, उनसे बिल्कुल उससे यही अंदाजा हो रहा है कि अगर आपने 2024 के लास्ट 3 मंथ्स में या 2 मंथ्स में अगर कोई चीज नई शुरू की थी तो हम अब ये नहीं कह सकते कि हो सकता है कि 2025 में जाके ये कहें कि नहीं अभी नहीं हो सकता जी, वो साल तक के लिए था, बस उतना वक्त के लिए ही था। तो फिर तो मुझे लगता है कि 2025 में जो मिलना था वो भी नहीं हमें मिलेगा। लेकिन हाँ, बी पॉजिटिव रहना चाहिए। हो सकता है कि जो इदारे बंद किए गए थे उनकी दरखास्तें भेजी गई हैं ADP स्कीम के थ्रू। अच्छा, भेजी गई हैं ताकि उनको खोल दिया जाए, बहाल किया जाए, उनके लिए आसानी की जाए, क्योंकि वहां से बहुत से लोगों का जहां रोजगार जुड़ा हुआ था तो बहुत से लोगों का हुनर भी वहां से जुड़ा था। क्योंकि अगर हम जितना मर्जी पढ़ लें, अगर हमारे हाथ में कोई हुनर नहीं है, हमारे अंदर कोई चीज एबिलिटी नहीं है किसी चीज की, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और वो हुनर उनको मिल रहा था, वो हुनर उनसे छिन चुका है। तो उनके लिए हो सकता है कि आसानी 2025 के अंदर हो जाए कि ADP स्कीम के थ्रू उन इदारों को खोल दिया जाए और वो बिल्डिंग्स जिनकी तामीर पिछले 2 साल से नहीं हो सकी, हो सकता है कि उन्हें भी जनवरी 2025 के अंदर या फेब के अंदर कोई नई चीज, कोई नए फंड्स जो हैं वो मिले जिसके ऊपर वो काम कर सकते। बिल्कुल, उम्मीद जो है वो अच्छी रखनी चाहिए। और सोशल वेलफेयर के इदारे जिनका काम ही है कि उन्होंने वेलफेयर के काम करने हैं, और उन्हीं को अगर फंड्स नहीं मिल पाएंगे तो किस तरीके से मुमकिन है कि वो अपने इन एक्टिविटीज को, इन सरगर्मियों को जो वो आगे बढ़ा सकेंगे। उमैर अजमत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर साहब, साल 2024 कैसा रहा? इख्तिताम पजीर हो रहा है, 3-4 दिन रह गए, हम कदम रख लेंगे साल 2025 के अंदर। साल हर साल गुजर गए, FBR भी कोशिश कर रहा है अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के हवाले से, टैक्स के नेट को वसी करने के हवाले से। और हम अगर बात करें साल 2024 के हवाले से, ताजर दोस्त स्कीम आई लेकिन वो बुरे तरीके से नाकाम हुई। ताजर जो है वो उस तरह से एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट, मुझे लगता है कि हम जिस साल FBR को और ताजरों को एक पेज पर ले आएंगे, मुझे लगता है कि तब हम एक अच्छा टैक्स निज़ाम जो है बिल्डअप कर पाएंगे। और हम दोनों एक पेज पर नहीं आ रहे हैं। ये दोनों इदारे और ताजर हजरात जो है जिस दिन यूनानिमसली डिसीजन कर लेंगे कि हाँ जी हमने टैक्स देना है, वो कहेंगे जी हाँ जी हमने आपसे टैक्स लेना है, तो मेरे ख्याल में फिर मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। साल 2024 टैक्स जमा करवाने के
एतबार से कैसा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका जो क्वेश्चन का एंड वाला पोर्शन था, पहले वहाँ से इब्तिदा करूँगा कि मेरा ख्याल है टैक्स पेयर्स और जो टैक्स कलेक्टर्स हैं उनको एक पेज पर आने में मेरे ख्याल है कम से कम 50 साल तो लगेंगे। या तो फिर ये है कि आप उस वक्त तक बैठ के इंतज़ार कर लें कि शायद इदारे भी अपना किबला दुरुस्त कर लें और उसके साथ साथ हमारी कौम या हमारी आवाम जो है वो भी अपना किबला दुरुस्त कर ले और इनको शायद 50 साल बाद अवेयरनेस आ ही जाए कि अगर हम टैक्स देंगे तो इस मुल्क का सिस्टम चलेगा, क्योंकि यही टैक्स इनकम है। मुल्क की आमदन का मेन जरिया यही है। मिसाल के तौर पर अगर घर में कोई भी कमाने वाला नहीं होगा तो अखराजात नहीं चल पाएंगे, कर्जों से सहारा लेना पड़ेगा और आप कोई कर्ज कितनी देर देगा। सेम सिचुएशन इन केस ऑफ आवर कंट्री। पाकिस्तान की भी यही सूरत हाल है। हमारी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है और इनकम कौन सी सबसे ज़्यादा टैक्स इनकम है। मोर देन 85% आपकी इनकम का हिस्सा टैक्सेस से जनरेट होता है। उसमें सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन जो है वो FBR के टैक्सेस का, या जिसमें IR और कस्टम्स दोनों आ जाते हैं। अगर सूबों में बात करें तो यही सिचुएशन सूबों की भी है कि वहाँ पे भी सिस्टम तभी चलेगा जब आपके पास टैक्स इनकम होगी और उसके अलावा वफाक या मरकज़ जो होता है उसने फंड्स में से सूबों का हिस्सा मुख्तस किया होता है और वो उस हिसाब से उनको मिलते हैं। यानी कि अगर हम टैक्स देंगे, अवाम टैक्स देगी तो ही मुल्क चल सकेगा। बसूरत दीगर हमें फिर वो कर्जे के लिए हाथ फैलाने पड़ेंगे, भीख मांगनी पड़ेगी और वही कुछ जो इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो सब कुछ। ताजिर की जो सबसे बड़ी कंप्लेन है, सबसे बड़ी शिकायत है, पता क्या? उसकी शिकायत है कि जो मैं टैक्स अदा करता हूं, जो जमा करवाता हूं, अब मैं ओवरऑल टैक्सेस की बात करता हूं। आप टोल प्लाजा ले लें, टोल प्लाजा के ऊपर जो टैक्स हुआ करता था वो लाहौर पहुंचने का 150-200 होता था, आज वो 500 रुपये हो चुका है। हर गुजरते साल के साथ बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से बाकी शोबों के अंदर टैक्सेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ताजिर का शिकायत उसकी ये है कि मैं जो टैक्स जमा करवाता हूं वो उस जगह पहुंचता नहीं है, उस जगह पहुंचता नहीं है। अगर वो पहुंचता हो तो वो मुल्क की बेहतरी के लिए, उसके फलाह बहबूद के लिए यूटिलाइज होता नजर भी आए। तो मैं समझता हूं इस पर मैं बात करना चाहूंगा उमैर इस पर, लेकिन एक मुझे छोटा सा वक्फा ले लें। लेकिन मैं इस पर गुफ्तगू जरूर करूंगा कि जो टैक्स हम जमा करवाते हैं क्या वो उस जगह पर होता है जहां जिस जगह के लिए हम वो टैक्स जमा करवा रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ उमैर अजमत और मरियम नज़ा मौजूद हैं। उमैर, मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था टैक्स निज़ाम के हवाले से और ताजिरों की शिकायत के हवाले से कि जो हम जमा करवाते हैं वो वहां लगता नहीं है। ये शिकायत जायज़ है? बट साहब, किसी हद तक ये शिकायत जायज़ है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन टैक्स देना और फिर उस पर शिकायत, ये दो अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल सही। दूसरी बात, आपने लफ्ज़ ताजिर यूज़ किया तो मैं ताजिरों के हवाले से पहले भी 1-2 बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी रिटेल सेक्टर के अंदर है। आप थ्रू आउट कंट्री या नेशन आप देखें, हमारी राउंड अबाउट 3000 अरब रुपए की सेल्स टैक्स चोरी हर साल हो जाती है और वो मेरे यही ताजर दोस्त करते हैं। आप देखें फैसलाबाद के 8 बाजार देखें, आपको यहाँ पर NTN वाले लोग बमुश्किल 15-20% नजर आएंगे, तो सेल्स टैक्स वालों की तादाद तो मेरे ख्याल से 2 से 3% मैक्सिमम होगी जो लोग सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड होंगे। ये लोग जब अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं उस पर शहरियों से सेल्स टैक्स वसूल करते हैं, आगे सरकार को नहीं पहुंचता और ये इन लोगों की जेबों के अंदर चला जाता है। अगर इन लोगों को किसी सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड करने की कोशिश की जाती है तो फिर रेजिस्टेंस आती है। इसके लिए बाकायदा से इन्होंने शेल्टर लिया हुआ है, वो नाम नहाद ताजर तंजीमों का, वो फिर एहतजाज की कॉल कर देते हैं। गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाता है और बिलखुसूस जो जमहूरी हुकूमतें हैं पाकिस्तान में वो तो बहुत कम प्रेशर बर्दाश्त कर पाती हैं और फिर अदारों को हिदायत कर दी जाती हैं कि आप बैकफुट पे चले जाएं। और कोई भी इस हवाले से स्कीम आई है तो इसमें यही सिचुएशन है। आपने ब्रेक से पहले बात की थी टोल प्लाजे के हवाले से या वहाँ के टैक्सेस के हवाले से। देखें, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो सूबाई लेवल के हैं, कुछ ऐसे हैं जो वफाक के लेवल के हैं। दूसरी बात ये, अगर मेरे पास या हमारे मुल्क के पास आमदन इतनी ज़्यादा हो
कि हम सड़कें या जो भी कुछ है वो अपनी जेब से बनाएं, सरकार अपनी जेब से बनाए, तो फिर इस टोल टैक्स की या ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब सरकार कर्जे ले लेके गैर मुल्की कंपनियों से या गैर मुल्की हुकूमतों से कर्ज ले लेके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी, तो फिर वो कर्ज की किस्तें लौटाने के लिए या वो अखराजात को मैनेज करने के लिए इसी तरह के टैक्सेस लगेंगे। बात फिर वही पे आती है, अगर पाकिस्तान की टैक्स इनकम ज़्यादा होगी तो वही उससे मसाइल कम हो सकेंगे। दूसरा एक और बात लोग करते हैं कि हम टैक्स इतना ज़्यादा दे रहे हैं, हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं, ये बिलाशुबा बात ठीक है, ये दोनों की नाअहली है। और इसमें सबसे ज़्यादा नाअहली जो है वो FBR की नाअहली है कि 70-75 बरसों के अंदर ये लोग इस स्टेज पे नहीं पहुंच पाए कि सेल्स टैक्स की रेशो को कम से कम सिंगल डिजिट में लेकर आया जाए, बल्कि आप देखें उसमें इजाफा ही हो रहा है। गुज़िश्ता बरस जो था उसको 17 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया, जो कि पाकिस्तान की रिकॉर्ड शरह है। अगर सेल टैक्स नीचे चला जाए, और ये उसी सूरत में जाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स देंगे, पाकिस्तान की टैक्स इनकम ज़्यादा होगी। सवाल का आपका पहला हिस्सा कि 2024 में टैक्स कलेक्शन कैसी रही, FBR के हवाले से अगर मैं बात करूं, थ्रू आउट कंट्री तो FBR अपने टैक्स अहदाफ हासिल नहीं कर पाया। एक बड़ा जो गैप है टैक्स कलेक्शंस और टारगेट्स के दरमियान हाइल है, उसकी वजह यह है कि करीबन 1300 अरब रुपए का टारगेट बढ़ाया गया, लेकिन उस हिसाब से ना सरकार ने, ना इदारों ने, FBR ने वर्किंग नहीं की कि वो टैक्स इनकम किस तरह से निकाली जाए। अब हो ये रहा है कि जो लोग पहले से टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ उनको ही फिर निचोड़ कर उनसे ज़्यादा टैक्स लेने की कोशिश की जा रही है, तो वो उतना निकल नहीं रहा। 2 क्वार्टर गुजरने को है और इस बार भी FBR थ्रू आउट नेशन अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा। ताहम अगर फैसलाबाद के हवाले से हम देखें, फैसलाबाद डिवीजन जो है वो उन चंद एक डिवीजन्स में से है थ्रू आउट द कंट्री जिन्होंने अपने टैक्स टारगेट पूरे कर लिए। पिछले साल के मुकाबले में अगर हम देखें तो 34% ग्रोथ है FBR की फैसलाबाद में, यानी कि 34% टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है। पहले क्वार्टर के भी टैक्स टारगेट पूरे हुए, करीबन 103% के करीब कलेक्शन हो गई थी। अब उम्मीद है कि सेकंड क्वार्टर जो है इसके भी टारगेट FBR को फैसलाबाद में अचीव हो जाएंगे। ये थ्रू आउट कारकर्दगी है, लेकिन जिस तरह से जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उस तरह से हो नहीं पा रहा। पिछले 5-6 साल से बातें चल रही हैं कि हम टैक्स नेट बढ़ाएंगे, नए लोगों को टैक्स सिस्टम के अंदर लेकर आएंगे। उसके बाद अगर कहीं पर कोई नए टैक्सेस लगाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर जिस तरह कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं तो उस पर विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया गया 236K और 236C, तो अब उसमें कुछ बेहतरी आई है। तो इब्तदा में तो उस टैक्स के अंदर करोड़ों अरबों रुपए की चोरी होगी, क्योंकि कोई मैकेनिज्म ही नहीं था। वेरियस तरीक़ेकार ऐसे थे जिनके जरिए वो टैक्स जो था वो बेदर्दी के साथ वो लूट मार की गई, और उसका नुकसान जो था आम आदमी को भी हुआ, उसके साथ सरकार को भी हुआ। बहुत सारे तरीके ऐसे थे जिनके जरिए ये टैक्स चोरी की जाती रही। तो जहां पर टैक्स सिस्टम को बढ़ाने की, एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, तो वहीं उसके साथ साथ ये जो लूप होल्स हैं जिनके जरिए टैक्स चोरी होती है, इन पर भी गिरफ्त मजबूत करने की ज़रूरत है। मजबूत करने की ज़रूरत है। टैक्स निज़ाम बेहतर होगा तो ही हुकूमत के जो इदारे हैं वो मजबूत हो पाएंगे। इस वक्त टैक्स चोरी होने की वजह से, जिस तरह उमैर साहब ने बताया कि टैक्स चोरी जो है वो बड़े पैमाने पर होती है और रिटेल में ज़्यादा होती है, तो इसके ऊपर काबू पाया जाएगा, टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा, तो हुकूमत के जो इदारे हैं, जो खास तौर पर मरियम जो हमारे वेलफेयर के इदारे हैं वो मजबूत होंगे। फैसलाबाद में इस वक्त वेलफेयर के इदारों के वाले से बात करें, जिसमें ये SOS विलेज भी जो वेलफेयर का काम कर रहे हैं, ये कितने इदारे हैं, कौन कौन से एक्टिव हैं इस वक्त? अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है कि हम लोगों को बड़ा शौक होता है NGOs बनाने का, और NGOs के नाम को फिर हम इस्तेमाल भी बड़े इजीली करते हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत से इदारे हैं, लेकिन उनमें से एक्टिव जो हैं हमें बहुत कम नजर आते हैं। अब जो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं उनकी तो मजबूरी होती है कि उन्होंने अगर फॉर एग्जांपल उनके पास 6 केसेस आए तो उन्होंने उनमें से 3 या 2 करने ही करने होते हैं जी। तो उनकी कारकर्दगी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में आ जाती है। लेकिन वो लोग जो बिल्कुल इलीगल काम कर रहे होते हैं और कहने को कहते हैं कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और हम काम कर रहे हैं, वो सिर्फ आप कह लें कि वक्ती होते हैं और एक मजाक होता है। अब इस वक्त यह है कि सोशल वेलफेयर के अंदर जितनी भी NGOs फैसलाबाद डिवीजन के अंदर काम कर रही हैं,
उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये है कि उन्होंने सोशल वेलफेयर से अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है। उसके बाद वो कोई भी अपना काम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि फैसलाबाद के अंदर 300 प्लस ऐसी एनजीओज हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ और उसकी वजह यह है कि वो डॉक्यूमेंट्स पूरे ही नहीं कर रहे। बार बार हाँ वो काम जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन वो काम सिर्फ होता है पिक्चर्स की हद तक और या फिर अपने आप को कहीं और दिखाने के लिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तानी बड़े जुगाड़ू होते हैं और उन्होंने फंड्स लेने होते हैं बाहर से मंगवा के, जिसकी वजह से वो ये हरकत करते हैं। और ये 300 एनजीओज को पकड़ने वाला भी कोई नहीं है। सोशल वेलफेयर की जानिब से ऑनलाइन जो है बनाई गई वेबसाइट की आप इस पे अपने डॉक्यूमेंट्स डालें, बेशक इदारे में ना आए लेकिन ऑनलाइन इसको अपलोड करते रहे। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि वो अपलोड करने के लिए तैयार भी नहीं है और उनको कोई पकड़ता भी नहीं है। उनकी कोई एनजीओ को नहीं रोकता कि भाई आप क्यों काम कर रहे हैं ये, और वो सिर्फ फंडेड होते हैं, उनको फंड मिलते हैं और वो कहाँ जाते हैं उनसे कोई पूछने वाला नहीं। अगर वो एनजीओ सोशल वेलफेयर के अंदर रजिस्टर्ड हों तो वही फंड जिन दिनों में ये 3 साल से जो हमारी कमेटी नहीं बनी, अगर वो फंड्स एनजीओ सोशल वेलफेयर को दें और उन माजूर अफराद तक पहुंचे जो इस वक्त बेचारे धक्के खा रहे हैं, तो उनकी मदद होगी। आज से साल पहले एनजीओ को कहा गया था कि आपकी जो बैंकिंग डिटेल है वो हम तक पहुंचाएं ताकि हम उनकी मदद कर सकें। लेकिन जितनी 300 जो एनजीओ हैं वो तो थी ही जो रजिस्टर्ड नहीं थी। जो बाकी 200 इस वक्त हैं, राउंड अबाउट 100 समथिंग है, उन्होंने भी अपने बैंकिंग अकाउंट जो है वो नहीं दिए। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने आप तक और उन चंद लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं जो उनके रजिस्टर्ड क्यों नहीं करवाते हैं? ये मतलब रजिस्टर्ड इसलिए नहीं करवाते, उन्हें पता है कि हमें अपनी बैंकिंग डिटेल देनी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा कि हम पैसा कहाँ पे लगा रहे हैं, कितना आ रहा है, और कितना जा रहा है और कितना आ रहा है। ये सबसे बड़ी वजह होती है अपने आप को रजिस्टर ना करवाने की, और उनको मुझे लगता है उनकी भी आंखें खुलनी चाहिए। खैर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो लोग इस वजह से बिल्कुल रिलैक्स लेते हैं, उनको पता है कि इंसान अगर इंसान की मदद कर रहा है तो वहां पर वो 2 नंबरी नहीं करेगा। 2 नंबरी नहीं, लेकिन उनको ये नहीं पता लेकिन उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान है, तो यहाँ पर जो है वो लोगों की तस्दीक करनी चाहिए। लेकिन जब भी मैं क्या समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कोई फंड भी देता है ना कोई एनजीओ को, तो उसकी तस्दीक जरूर करनी बहुत जरूरी है। ये सोशल वेलफेयर का बेसिकली काम ही है कि आपने उसको उसके ऊपर मॉनिटर करना है उस एनजीओ के कि वाकईतन उसने साल भर में कुछ किया है, उसको जो फंड आए हैं उसने कहीं लगाए भी हैं कि नहीं और कितने फंड आए। लेकिन हमारी एनजीओज ऐसी हैं, हमारे ऐसे, और वो अच्छा एनजीओज हैं भी नहीं छोटे छोटे, शराज साहब, बड़े लोगों ने एनजीओज बनाई हैं, लेकिन ना वो रजिस्टर करवाई जाती है, ना ही फंड्स का बताया जाता है कि हमारे फंड्स कहाँ गए। इसको साइड हसल बोलते हैं ना, कारोबारी साइड हसल। बट साहब मैं आपको इसमें 1-2 चीजें ऐड कर देता हूँ। मेरा छोटा सा एक और भी बिजनेस है ना। मैं इसमें ऐड करता हूँ। मरियम ने बात की गैर रजिस्टर्ड के हवाले से, जहां पर इन लोगों ने सोशल वेलफेयर या दीगर डिपार्टमेंट्स के पास रजिस्टर्ड होना होता है, तो इनको प्रॉपर काम करने के लिए एफबीआर से एक बकायदा तौर पर सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। या एक कैटेगरी थी, उसको हम बोलते हैं एनपीओ या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अब एफबीआर उसका भी सिलसिला बंद करने जा रहा है और वो उसके लिए आपको डायरेक्ट फाइनेंस डिवीजन से इजाजत लेना होगी जिसने एनपीओ कैटेगरी में रजिस्टर्ड होना है। उसका मतलब ये है कि हमारा जितना भी काम है ये वेलफेयर के लिए है, हमारे इदारे की कोई आमदन नहीं है, और उसका हर साल ऑडिट होता है और एफबीआर उसका ऑडिट करता है और उसकी रजिस्ट्रेशन एफबीआर में बतौर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर होती है। आपने बाकायदा चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हायर करना होती है जिसने आपका पूरा अकाउंट्स मैनेज करना होता है, फिर एफबीआर में उसके ऑडिट्स करना होते हैं। ये यहाँ तक तो बात हो गई अनरजिस्टर्ड की, लोग रजिस्टर्ड क्यों नहीं होते कि उनके ऑडिट्स होंगे। अब मैं रजिस्टर्ड की तरफ आता हूँ। तो माजी में हम कुछ अर्सा पहले एफबीआर ने कुछ कार्रवाइयां की थी फैसलाबाद में इस हवाले से, तो फैसलाबाद के वो बड़े बड़े मोतबर नाम महकमा सेहत की फील्ड में जिन्होंने प्राइवेट निजी हॉस्पिटल थे और उनको ट्रस्ट की सूरत दे रखी थी, और ये कहा गया था कि हम ट्रस्ट इदारे हैं, उनमें कुछ तंजीमों के और कुछ प्राइवेट लोगों ने बना रखी थी कि यहाँ पे भी लोगों का इलाज जो है वो मुफ्त में किया जाता है। लेकिन जब उनका ऑडिट हुआ था तो उनके अकाउंट्स में से जो सालाना था तकरीबन 60, 70, 80 करोड़ इस तरह वो प्रॉफिट में चल रहे थे, जबकि कानूनी तौर पे ऐसा है कि आप उसमें से प्रॉफिट नहीं ले सकते ट्रस्ट में से। हाँ, आपको जितनी इनकम अगर हो रही है तो उसका 25% तक आप जस्ट फॉर अपने एक्सपेंसेस जो है वो अकाउंट में डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये जो 60, 70, 80 करोड़ तक की मैं अमाउंट बता रहा हूँ एनुअली,
ये वो थी जो डिक्लेयर्ड थी और उनके अकाउंट्स में पड़ी हुई थी कि उन्होंने इतनी दीदा दिलेरी के साथ इतने पैसे अपने अकाउंट्स में रखे हुए थे, जबकि जो अनडिक्लेयर्ड चीजें हैं वो इसके अलावा थी, जिस पर एफबीआर ने इन तमाम की फैसलाबाद के 10 बड़े हॉस्पिटल्स थे, ट्रस्ट, जिनकी वो एनपीओ कैटेगरी कैंसिल कर दी थी, ताहम इन लोगों ने उसको ट्रिब्यूनल में या कोर्ट्स में चैलेंज करके फिर से दोबारा अच्छा, इसमें ना मैं समझता हूं कि हमारे जो पाकिस्तानी इदारे हैं ना, पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, वो इस तरीके से जैसे 2 नंबरी कहेंगे वो करते हैं कि उसके हवाले से कोई लॉ भी मौजूद नहीं होता, यानी उनको आप पकड़ भी नहीं सकते हैं। इस तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ वो 2 नंबरी हो रही होती है कि उसके ऊपर कोई लॉ नहीं होता, कानून बैठ के सोचा होता है अब इसकी पकड़ कैसे की जाए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा एक बोनिया है, इट्स लाफेबल इटसेल्फ। तो छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ उमैर अजमत, मरीम रजा मौजूद हैं। उमैर, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि आप उससे जरा कंटिन्यू कीजिएगा, कौन कौन से इदारे हैं जो कि सोशल वेलफेयर, लोगों की हेल्प के नाम के ऊपर अपनी हेल्प ले रहे होते हैं। बट साहब, बेसिकली ये लोगों की वेलफेयर नहीं, ये पाकिस्तान में कम से कम ज्यादातर ना अपनी वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। और ये जो ट्रस्ट बनाए जाते हैं बेसिकली ये लोगों का ट्रस्ट ब्रेक करने के लिए ट्रस्ट ब्रेक करने के लिए बनाए जाते हैं। उसमें मैं आपको छोटी सी एक बात, वो मैंने 10 हॉस्पिटल्स का कहा था, उसमें तरीका वारदात क्या होता है, जाहिर ये किया जाता है कि मिसाल के तौर पर सुबह के टाइम पे ओपीडी होती है, ओपीडी में 100 रुपए की पर्ची पे मरीज चेक किया जाता है। बाद में उसका खर्चा इस तरह से निकाला जाता है कि प्राइवेट शाम को यही डॉक्टर जो है वो 2000 रुपए या 2500 रुपए फीस में चेक करता है। हमने 100 रुपए में सुबह चेक किया तो अब 1900 रुपया जो है वो ट्रस्ट अपनी तरफ से डाल के वो अखराजात पूरे कर रहा है, जबकि जो सुबह को पर्ची पे मरीज चेक होते हैं उनको जानवरों की तरह चेक किया जाता है। वो कि शाम में भी हालात तो वही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फैसिलिटेशन बेहतर हो जाती है। अच्छा, एक साहब फैसलाबाद के बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, नाम निहार ट्रस्ट बनाया, और उसके बाद उन साहब ने उस ट्रस्ट की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर दी। और उसके बाद हुआ क्या कि उन साहब ने, इसकी आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है? ट्रस्ट की आड़ में आप बाहर से डोनेशन ले रहे हैं, ठीक है, और इधर से भी पैसा निकाला जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, जो बाहर से डोनेशन ली जा रही थी वो यूके से कुछ तकरीबन 8-10 लाख पाउंड उन साहब ने डोनेशन भी ले ली। अच्छा, जब थोड़ा सा मामला हाईलाइट हुआ तो मैंने इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। तो सबसे पहले मैंने एफबीआर से भी इसको सर्च किया, तो ये इदारा, ये हॉस्पिटल जो था, ये कहीं पे भी रजिस्टर्ड ही नहीं था किसी ट्रस्ट कैटेगरी के अंदर, उसका वजूद ही नहीं था किसी ट्रस्ट के अंदर। वो साहब बाहर से मंगवाते रहे। अच्छा, फिर बाद में उन पर मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर भी दर्ज हो गई एफआईए में। तो ये सूरत चल रही है पाकिस्तान में वेलफेयर के इदारों के अंदर। चंद एक हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, बसूरत दीगर यही सूरत हाल है। अपने बेनिफिट्स लेने के लिए, खुद को शेल्टर लेने के लिए, टैक्स से बचने के लिए, चूंकि ट्रस्ट में जितनी भी आपकी सर्कुलेशन होती है उस पर टैक्स कोई नहीं होता अगर आप प्रॉपर रजिस्टर्ड हैं, टैक्स नहीं होता। जितनी भी आपकी डोनेशंस आ रही होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो टैक्स से मुस्तस्ना होती हैं, क्योंकि वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम होता है। तो उस आड़ में अपना कारोबार चलाया जाता है, अपने पैसे को घुमाया जाता है। तो इस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है। हाँ, काफ़ी कुछ इदारे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी, हेल्थ सेक्टर के अंदर भी। तो खैर, एक जैसे लोग नहीं है हर जगह पे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो यही कुछ चल रहा है। बिल्कुल, ज़्यादातर यही चल रहा है। और मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी डिसऑनेस्टी मैं इससे समझता हूँ, क्योंकि ये वो इदारे हैं, वन ऑफ द मोस्ट नोबल कॉज के लिए बनाए जाते हैं, और उन्हीं इदारों के अंदर जो है वो किस तरीके से उन इदारों को के साथ साथ जो हक लोगों का होता है उन तक नहीं पहुंच रहा होता। सिर्फ इस वजह से नहीं पहुंच रहा होता क्योंकि ये इदारे जो हैं डोनेशंस लेके वो अपने इदारों को मजीद मजबूत बना रहे होते हैं, जबकि लोगों, यही वजह है कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल गुर्बत खत्म नहीं हो पा रही है। और हम समझते हैं कि पिछले साल अगर गुर्बत की तादाद, ख़तः गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की तादाद जो है वो भी 18 करोड़ थी, तो आज जो है वो 20 करोड़ हो गई है। तो ये तादाद बढ़ती जा रही है, गुर्बत खत्म नहीं हो रही, नौकरियों के मौके पैदा नहीं हो रहे, रोजगार के मौके पैदा नहीं हो रहे, और इसकी वजह यही कि हमारे सोशल वेलफेयर इदारे जिस तरह से उनको काम करना चाहिए वो उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट सतह के ऊपर एनजीओ बन चुकी हैं, वो अपना पेट भर रही हैं,
ऐसे ही। और जो हुकूमती लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं इदारे, उनके पास फंड्स नहीं होते, फंड्स वो शक्लें देख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपने ब्रेक पे जाने से पहले एक बात की थी कि लॉज भी नहीं बनाए जाते, कि अगर बना दिए जाएं तो उनके इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी नहीं हम करते। तो इसकी बड़ी एक मज़े की एक आपको मैं बात बता देती हूँ कि ख़वातीन का वायलेंस एक्ट जो है 2016 के अंदर आया कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करना शुरू किया जाए। 2024 के अंदर फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर का ही इदारा है ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, वहाँ ख़वातीन पर का तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, ठीक, जहाँ पर ख़वातीन के जो मियाँ बीवी के नाचाकी के जो केसेस आते हैं या तलाक के या तशद्दुद के केसेस आते हैं, उनको वहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाता है थ्रू कोर्ट, कि वहाँ पे उन्होंने वकील भी बिठाया होता है और वो लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पा रही थी। और 2024 के अंदर जुलाई के बाद उसकी केस के ऊपर उनको राइट मिला उस इदारे को कि आपने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, यानी कि ना उनको राइट दिया गया, हालांकि वो इदारा ही इस चीज़ के लिए बनाया गया था कि ख़वातीन के लिए आसानी की जाए। फॉर एग्जाम्पल उस राइट के अंदर ये था कि ये इदारा खातून को जाके प्रोटेक्शन दे सकता है, खातून को जाके उसके घर से रेस्क्यू कर सकता है। बिल्कुल सही। यानी कि 2007 से लेके 2023 तक इनके पास ये राइट ही नहीं था कि अगर खातून के ऊपर तशद्दुद हो रहा है तो उसको जाके रेस्क्यू कर लें, या फिर खातून को जो है प्रोटेक्शन दी जाए कोर्ट के थ्रू। अच्छा, ये राइट नहीं था, ये राइट नहीं था इनके पास। और इसके अलावा ये भी इनके पास राइट नहीं था कि उस बंदे को रोका जा सके, पीछे उसका भाई है, मियाँ है या बाप है, कि उस खातून का एक दायरा कार जिसमें उसको रखा जा रहा है या उस इलाके में जिसमें रखा जा रहा है वो उसके इर्द गिर्द नहीं जा सकता। ये भी राइट जो था इसके पास नहीं था, लेकिन अब करके उनको ये राइट मिला। तो अब इसमें सबसे अफसोसनाक बात यह है कि एक इदारा उस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए बनाया गया, लेकिन उस इदारे के पास ये राइट नहीं था कि आप जाके, ना उनको कोई गाड़ी दी गई थी कि आप अगर रेस्क्यू का आपको कोई फोन आया तो आपने जाके वहां ले लेना है, ना ही इस तरह का कोई और राइट दिया गया था कि खातून को आप कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकेंगे। सिर्फ यहाँ तक था कि ठीक है इनको बिठाएं, इनके मामलात को सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं होते तो फिर कोर्ट में भेज दें। अब कोर्ट में जितने केसेस चल रहे हैं वो बंदे मर चुके हैं जिनके केसेस चल रहे हैं, तो जो बेचारे मियाँ बीवी में नाचाकी है वो कहाँ किसने सॉल्व करनी है। तो ये सूरत हाल थी। सुस्त-रवी का शिकार ना होना या होना वो एक अलग चैप्टर है, और एक काम ही ना करना या सुस्त-रवी का शिकार होना, लॉज को इम्प्लीमेंट ही ना करना, बिल्कुल सही। ये हमारे यहाँ ये कि कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, ठीक है जैसे इदारा खींचा चली जा रहा है इसको चलाते रहो, और ये हुकूमत पंजाब हुकूमत बनाती है। बिल्कुल, ये पंजाब हुकूमत बनाती है और पंजाब हुकूमत का काम है कि अगर आपने कोई लॉ बनाया तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, और स्पेसिफिकली वहां पर जो इदारे उन चीजों के लिए बनाए गए हैं। पुलिस में तो कहा जाता है कि यार चलो जाके उनको फोन किया और वो खातून को फौरन रेस्क्यू कर लिया। पुलिस से कई बार खातून जो है वो डर जाती है। ये इदारा खवातीन के लिए, यहाँ पे खवातीन बैठती हों और उनके लिए ज्यादा आसान है खातून को जाके रेस्क्यू करना, उसको समझाना, उसको इस तरफ लेके आना कि तुम प्रोटेक्शन में हो, सेफ हो, या जिस तरह से भी है। लेकिन उन्हीं को ये लॉज जो है वो नहीं दिए गए, उनको ये राइट नहीं दिए गए, जिसकी वजह से इनके केसेस में इजाफा हुआ है। अब इस वक्त फैसलाबाद के अंदर 513 केसेस हैं जो हमारे सॉल्व नहीं हो सके, इसी से रिलेटेड, नाचाकी से रिलेटेड, और इनमें मजीद इजाफा जो है हो सकता है क्योंकि कुछ अभी और दिन बाकी हैं 2024 खत्म होने में। तो ये तो इस तरह से बढ़ता चला जाएगा और इनको रोकने वाला कोई नहीं। अच्छा उमेर, मैंने देखा है कि इस दफा टैक्सेस जो हैं वो एनटीएन होल्डर्स जो है उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है, टैक्सेस जमा करने में भी इजाफा हुआ है। टैक्सेस का हदफ जो है वो करीब या मेरे ख्याल में पूरा कर लिया गया है, तो इसमें हकीकत है। बट साहब, मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि जस्ट फैसलाबाद और एक आध शहर पूरे मुल्क में ऐसा है जहाँ पे टैक्स टारगेट्स पूरे हो सकें, अदरवाइज अगर हम कलेक्टिवली थ्रू ऑप्शन देखें तो वो टैक्स टारगेट्स अचीव नहीं हो सके हैं पाकिस्तान में इस बार। गो की कोशिशें की जाती रही हैं, टैक्स नेट में भी इजाफा हुआ है, लेकिन उस तरह से नहीं हो पा रहा जिस तरह से होने चाहिए। मिसाल के तौर पर आप इस बार देखें तो फैसलाबाद में जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने वालों की तादाद है वो मोर देन 100% उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी डिवीजन भर में बड़ी तादाद में ऐसे लोग, मैं बता रहा हूँ आपको 4.25 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल की है इस साल, और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ उन्होंने अपना टैक्स भी जमा करवा दिया है। अब आप देखें फैसलाबाद 1.5 करोड़ आबादी का डिवीजन है, बिल्कुल सही। क्या यहाँ पर सिर्फ 4 लाख या 4.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम काबिल टैक्स है? हाँ, ये बात हैरानगी की है, इस पर भी थोड़ी गुफ्तगू करना चाहूंगा कि फैसलाबाद में कितने टैक्स पेयर हैं, साल 2024 के अंदर कितने एनटीएन होल्डर्स बने, कितना टैक्स जमा हुआ, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक जी सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद। उमर साहब, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले टैक्स पेयर्स के हवाले से। आपने कहा कि जी 1.5-2 करोड़ आबादी का मुल्क और टैक्स अदा जमा करवाने वालों की तादाद सिर्फ 4-5। बिल्कुल ऐसे ही है। ये मतलब हदफ अगर आपने कहा ना 100% बढ़ भी जाए तब भी हम उतना अचीव नहीं कर पाए जितनी आबादी है। मैंने बताया कि फैसलाबाद करीबन 1.5 करोड़ आबादी का डिवीजन है। पिछले साल 2.25 लाख के करीब लोग थे इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने वाले। इस बार 4.25 लाख से कुछ जायद हो चुकी है। अभी मजीद रिटर्न आ रही हैं जो लेट फाइल कर रहे हैं। लेकिन क्या 1.5 करोड़ में से यही 4 लाख ऐसे हैं जिनकी आमदन काबिल टैक्स है? इस 4 लाख में से भी मैं आपको बताऊं तो 1.5 लाख के से भी जायद ऐसे लोग हैं, बल्कि 2 लाख के करीब जो सैलरीड पर्सन हैं, मतलब उनकी तनख्वाहों में से टैक्स पहले ही कट जाता है तो उन्होंने जस्ट इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी होती है। वो लोग हैं प्राइवेट सेक्टर के, वो लोग हैं गवर्नमेंट सेक्टर के। उसके बाद बच जाती है बिजनेस कम्युनिटी। ठीक है, मुश्किल से 1.25 लाख के करीब ऐसे हैं पूरे डिवीजन भर में से जो किसी न किसी सूरत में ताजर हैं, दुकानदार हैं, जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई। और उनमें से भी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है जो या तो जीरो टैक्स देते हैं कि हमारी आमदन काबिल टैक्स नहीं है लेकिन हम रिटर्न जमा करवा रहे हैं, या अगर देते हैं तो माइनर सा होता है को 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपया। ठीक है, इस तरह जो प्रॉपर टैक्स देने वाले उनकी तादाद तो बहुत कम है। यही वजह है कि हमारी टैक्स इनकम नहीं बढ़ रही। जहां पर टैक्स नेट बढ़ाने की जरूरत है तो वहीं पर टैक्स इनकम को भी बढ़ाने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट हो। इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, मगर काम आप देख लें क्या हो रहा है। अब एफबीआर के पास हर किस्म का डाटा मौजूद है। डाटे का कोई उनको इवन के सर्वे की जरूरत भी नहीं है अगर आपने काम करना हो। सबसे पहले आपके पास बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का डाटा आ रहा है, तमाम जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जितनी रजिस्ट्रियां हो रही हैं, इंतकाल हो रहे हैं, उनका डाटा आ रहा है। एक्साइज से आपके पास डाटा गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का आ रहा है। नादरा आपको हर किस्म का डाटा फ्राहम कर रहे हैं। तो इसमें फिर किस किस्म की कबाहत नहीं रह जाती है किसी शख्स का सुराग लगाना कि इसके ज़राया आमदन क्या है, इसकी इनकम कितनी टैक्स दे रहा है, नहीं दे रहा, कितना दे रहा है, क्या अपनी एक्चुअल इनकम के मुताबिक दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को डायग्नोज करना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं अगर उनको एफबीआर में बेहतर कर दिया जाए और काम करने की जो रफ्तार है उसको बढ़ा दिया जाए तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें बेहतर तब हो सकती हैं कि एफबीआर जो इदारे टैक्स कलेक्शन वाले हैं उनके किरदार में बेहतरी। लेकिन मेरे ख्याल में उमर साहब इनके पास वर्क फोर्स भी तो नहीं ना है। वर्क फोर्स मैंने पिछले दिनों में स्टोरी दी थी, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। आप देखें कि एसी और डीसी की फैसलाबाद डिवीजन में एफबीआर के अंदर 32 सीट्स हैं, हमारे पास सिर्फ 12 लोग हैं। इंस्पेक्टर्स जिसने फील्ड के अंदर काम करना होता है उसकी 125 सीट हैं, उनमें से 91 खाली पड़ी हुई हैं कई महीनों से, यानी कि सिर्फ 34 इंस्पेक्टर्स के साथ पूरे डिवीजन में काम चलाया जा रहा है। बिल्कुल कमिश्नर्स की हमारे पास 3 सीट्स खाली पड़ी हुई हैं फैसलाबाद में। एडिशनल कमिश्नर्स की 2 सीट्स फैसलाबाद डिवीजन में खाली पड़ी हुई हैं। इसी तरह अगर हम स्टाफ की बात करें तो स्टाफ में भी यही सिचुएशन। आप देखें IROs या ऑडिटर्स की बात करें 22-25 लोग टोटल होंगे। वो ऑडिटर्स चलें, अगर हम 4 लाख लोगों की रिटर्न्स की भी बात कर लें, इसके बाद फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स रिटर्न इसके अलावा है, तो 25 लोग कैसे इतनी ज्यादा तादाद में 4 लाख लोगों का ऑडिट कैसे कर सकते हैं? तो ये इन चीज़ों की ह्यूमन रिसोर्सेज की भी काफ़ी ज़्यादा कमी है, उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। ह्यूमन रिसोर्सेज को बेहतर करने की ज़रूरत है। मुझे मरियम ये बता दीजिएगा कि साल 2025 के लिए हमारे जो बैतुल माल हो गया, इस तरह के इदारे हो गए, SOS विलेज हो गया, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हो गया, इस नौयत के इदारों में कोई आपको बेहतरी नज़र आ रही है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि साल से साल 2018, 17-18 से तो मैं देख रहा हूँ कि इनकी ये ज़बूहाली का शिकार हैं। ये हुकूमत की तरफ फंड्स के लिए देखते हैं, ये ताजरों की तरफ एक सपोर्टिव किरदार अदा करें, ताजर जो है वो इस तरफ देख रहे होते हैं। तो ये हालात बेहतरी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। कोई ये इदारे जो है अपने पैरों पर खड़े होंगे या नहीं? इसमें एक छोटी सी चीज़ है, उसका जिक्र करूंगी, उसके बाद आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी। इसमें ओल्ड एज होम भी इदारा मौजूद है जो कि हमारे बुजुर्गों के लिए बनाया गया है। हमारी ऐसी बदबख्त औलाद है जो उनको वहाँ पर छोड़ देती है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ छोड़ कर आती है।
उनके लिए क्योंकि बुजुर्ग जो हमारी नौजवान नस्ल है ना, वो तो किसी न किसी हद तक रिकवर भी हो जाती है जल्दी, जी। और अगर उसको खुदा ना खास्ता कोई इश्यूज आते हैं तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का भी कोई तरीका कर मिल जाता है। बिल्कुल सही। अब जो बुजुर्ग अफराद हैं, उनकी सूरत हाल होती है कि वो तो बेचारे पहले ही इस सूरत हाल के अंदर होते हैं कि तो बच्चे बन चुके होते हैं, और उसके बाद उनकी जो बीमारियां होती हैं उनके अंदर इजाफा होता ओल्ड है। एज होम जो है इसमें कितनी तादाद होगी तकरीबन? इसमें इस वक्त इस साल के अंदर आप कह लें कि 500 प्लस लोग थे सिर्फ फैसलाबाद? सिर्फ फैसलाबाद के अंदर। और फिर ये था कि उनकी तादाद आगे पीछे जरूर वो होती है। 500 बुजुर्ग हैं जिन्होंने बुजुर्ग हैं। 500 नस्लें चलाई आगे। और इसमें सबसे अफसोस की बात यह है कि इनमें मर्दों की तादाद ज्यादा है, जो बुजुर्ग हैं उनकी तादाद ज्यादा है। अच्छा, जो उसकी सबसे मुझे चीज अल्लाह। मेरे दिल को बुरी लगती है कि वहां पर कोई भी एम्बुलेंस या कोई गाड़ी मौजूद नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता इनको कुछ हो जाए तो उनको हम कहीं फौरन उस वक्त फर्स्ट एड के क्योंकि लिए वो लेके जा बुजुर्ग सकते हैं तो शुगर, ब्लड प्रेशर, हैं। हार्ट बहुत के कुछ उनके पेशेंट्स साथ भी होंगे। होता है। वहां पे डॉक्टर की सीट खाली है लेकिन वहां रखा नहीं जा रहा। मतलब एक इदारा है, क्यों नहीं रखा जा रहा है? क्योंकि जी हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास उनको देने के लिए तनख्वाहें नहीं है। तो हम वो बुजुर्गों के लिए, उन बुजुर्गों की जाने आप मैं ये कहूंगी कि वो दाव पे लगी हुई है कि ना उनके पास गाड़ी है, ना उनके पास डॉक्टर है, कि अगर खुदा ना खास्ता एकदम से कोई इशू हो जाए उनको। अब वहां पर पिछले महीने एक वालदा थी और उनको ब्रेस्ट कैंसर था और वो नहीं जा सकी, उनको हॉस्पिटल नहीं लेके गए कि वो जी हमारे पास इतना था ही नहीं कि हम उनको ले जाते। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर हम सोचें कि शायद ये 24 गुजरेगा तो 25 में कुछ बदलेगा, तो बहुत मुश्किल है कि ये चीजें बदल जाएं और लोगों के लिए आसानियां हो जाएं। और दूसरी बात ये कि 2024 के अंदर इन्होंने 2 केसेस शुरू किए थे, 2 इनिशिएट लिए थे खवातीन के लिए और जो हमारे बुजुर्ग अफराद हैं उनके लिए, कि उनकी आसानी हो सकेगी। दुआ करते हैं कि चलें 2025 के अंदर वाकई ही उनके ऊपर हो और खवातीन की शादी भी हो जो जरूरतमंद है, या हिम्मत कार्ड के जरिए उन माजूर अफराद को, जो बच्चे हैं बच्चियां हैं, उनको फंड्स मिल सके हर 3 महीने के बाद, ताकि चलें एटलीस्ट कुछ नहीं तो हल्की फुल्की उनकी मदद का सिलसिला जो है वो जारी रह सके। बिल्कुल, मदद का सिलसिला जारी रह सके और ये बड़ा ज़रूरी है। देखें, ओल्ड एज होम में कई लोग ऐसे हैं उमैर साहब के जिनके वालिदैन नहीं हैं और वो अपने वालिदैन को बहुत मिस करते हैं, बड़ा याद करते हैं, और जिनके पास वालिदैन हैं उनको उनकी कदर नहीं है। तो कई ऐसी भी बदबख्त औलाद होती है, मैं उसको समझूंगा कि बदकिस्मत औलाद होती है, जो अपने वालिदैन को ऐसे इदारों में छोड़ आती है, उनके रहमो करम पे छोड़ आती है। ठठरती हुई सर्दी हो, लोहा पिघला देने वाली गर्मी हो, वो माँ बाप जो हैं वो किस तरीके से औलाद को बड़ा करते हैं और औलाद आगे से ये उसका सिला देती है। मैं इसमें इस्लाम या अल्लाह ताला को इस पिक्चर में नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं सिर्फ बात करूँ डिसेंसी के हवाले से, क्यों उन्होंने हमारे लिए क्या किया, हम उनको क्या करके दे रहे हैं। तो ये इदारों के लिए एक पैगाम कि इन बुजुर्गों का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, जिन्होंने एक माशरा बनाया। बट सब इदारों से ज़्यादा उन बदकिस्मत बच्चों के लिए पैगाम है जो अपने वालिदैन के साथ ऐसा बुरा सलूक करते हैं। आप देखें, हम लोग उम्र के जिस हिस्से में हैं, हम में से ज़्यादातर लोग शादीशुदा हैं, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, तो हम देखेंगे हम किस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काम करते हैं। तो फिर उससे हमें इस ज़िम्मेदारी का एहसास मज़ीद बढ़ जाता है कि हमारे पेरेंट्स ने कितनी कुर्बानियाँ दे के, कितनी मेहनत करके, अपनी जायज़ ख्वाहिशात का गला घोंट के हमें पढ़ाया लिखाया, हमारी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात पूरी की, अब हमारी आसाइशों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जवानी ज़ाया कर दी, और अब वो उम्र के जिस हिस्से में हैं, तो क्या किसी तौर पर भी इसको जस्टिफाई किया जा सकता है कि कोई भी औलाद अपने वालिदैन को या अपने वालिद को या वालिदा को घर से बाहर निकाले? हालांकि उम्र के जिस हिस्से में वो लोग पहुंच चुके होते हैं 50 प्लस या 60 प्लस, तो उनको तो ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, उनको अच्छे इखलाक की और ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो उसकी बजाय वो लोग कि हमारे माशरे के अंदर उस तरह से उतने ज़्यादा केसेस नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी हैं, तो मेरे ख्याल से उन लोगों को कम से कम एक बार सोचना चाहिए। चलें, अगर किसी का कोई बच्चा नहीं है तो उसको संभालने वाला नहीं है, वो ओल्ड एज होम में पहुंच गया, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर किसी का बेटा है, बेटी है, और इसके बावजूद उसके पेरेंट्स जो है वो ओल्ड एज होम में रहने पर मजबूर है, तो मैं ये समझता हूं कि ये उस औलाद के लिए
उससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं हो सकती कि वो अपनी माँ या बाप जिन्होंने माँ ने जन्म दिया, उसको पाला पोसा, उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी की और उसको जवान करके इतना बड़ा किया और उसको ही छोड़ा इस तरह से। मैं समझता हूं कि हमें दुआ करनी चाहिए हिदायत के लिए उन लोगों की, उन हजरात के लिए भी कि जो इस नौयत की हरकतें करते हैं। अल्लाह ताला उस तमाम के तमाम लोगों को इस काबिल बनाए कि वो अपने माँ बाप को उसी तरीके से, उसका पूरा 100% पे बैक तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ परसेंटेज जो है वो पे बैक कर सके औलाद। बहुत शुक्रिया उमर साहब और मरियम, आपने हमें ज्वाइन किया। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज भट्ट आपको खुशामदीद कहता है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद होते हैं। शहर की कोई ना कोई सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियत होती है, उनके साथ हम गुफ्तगू करते हैं उनके प्रोफेशन से रिलेटेड और उनके प्रोफेशन से रिलेटेड मसाइल के हवाले से। ना सिर्फ मसाइल के हवाले से डिस्कशन होती है बल्कि हमारी इस नशिस्त के अंदर उन मसाइल को हल किस तरीके से किया जा सकता है उसके ऊपर भी गुफ्तगू होती है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं, उनका तारुफ आपको करवा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं, बराजमान हैं आयशा कादिर, एडवोकेट है और उम्मीदवार हैं फाइनेंस सेक्रेटरी की डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद। थैंक यू सो मच आयशा फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ साथ जाहिद मुहित साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एडवोकेट है, उम्मीदवार है सेक्रेटरी के डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद में। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, मैं आप ही से गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहूंगा। आप यू लुक क्वाइट यंग। मैं आपसे आपकी एज नहीं पूछूंगा, लड़कियों से खवातीन से उनकी एज नहीं पूछी जाती, वो बुरा मान जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हाउ डिड यू कम इनटू दिस प्रोफेशन? आपने ये प्रोफेशन एक्सीडेंटली ज्वाइन किया या आपका शौक शुरू से था कि मैं लॉयर बनूंगी एंड आई विल ब्रिंग द जस्टिस टू द पीपल? इसमें ऐसा मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, इसमें मेरे डैड का इंटरेस्ट था। मुझे यस, मेरे बाबा का इंटरेस्ट था और उन्होंने मुझे एडमिशन, यू कैन से कि एडमिशन मेरा सरप्राइजिंग था। मैंने आईटी में अप्लाई किया, मतलब फर्दर डिफरेंट मैंने जो है वो डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया। देन जब मेरी फीस सबमिशन की डेट आई तो मुझे डैड ने बताया कि आपका जो है वो एडमिशन लॉ में हो चुका है, तो आप लॉ की जो है वो। और ये आज से कितने साल पहले की बात है? आज से ये 8 years, 8 साल। यस, बिकॉज 5 year की डिग्री है मेरी और 3 years हो गए मुझे प्रोफेशन को ज्वाइन किए हुए। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जब माँ बाप अपना शौक जो है वो बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं या इम्पोज करते हैं तो बच्चा उस शौक में उस तरीके से एक्सेल नहीं कर पाता है, उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन माशाल्लाह आप तो आज इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, तो आपने अपने वालिद को शौक, अपने वालिद के शौक को अपना शौक बना लिया। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं वन एंड ओनली सिस्टर हूँ, मेरे 3 brothers हैं और मेरी बाबा के साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। मतलब मेरे बाबा मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हैं और शायद थ्रू आउट लाइफ में मेरे एज फ्रेंड भी बहुत अच्छे रहे हैं। और ये बड़ा जरूरी होता है कि आपके वालिदैन जो है जब आपके दोस्तों की तरह रहे और आपके साथ, तो शेयरिंग लेवल भी अच्छा हो जाता है। जी बहुत अच्छा है, मोटिवेट भी बहुत करते रहे हैं ड्यूरिंग डिग्री। आपके बाबा खुद भी लॉयर हैं? नहीं, बाबा लॉयर नहीं, बाबा बिजनेसमैन है। पॉलिटिक्स में थे वो, लेकिन नाउ अ डे वो ड्यू टू हेल्थ जो है वो सब कुछ लीड कर दिया उन्होंने, अब घर होते हैं। लेकिन ये है कि उनका मुझे मोटिवेट करना, मुझे बहुत गाइड करना हर चीज़ में मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि अभी उनको वो मेंटली तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हैं, तो मैं उनसे उनको जो है ना वो सारी ईच एंड एवरीथिंग शेयर नहीं करती है। मुझे बहुत फील होता है कि मेरे बाबा बहुत अच्छे दोस्त थे, तब नहीं मुझे फील होता था इतना, अब उनकी कमी महसूस अब बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अब उन्होंने आपको बना दिया ना, उनका मिशन भी पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि कोई ऐसी विश जो आपकी आज तक जो आप समझते हैं कि पूरी नहीं हो पाई, आप किसी और प्रोफेशन में जाना चाहती थी, मैं इस प्रोफेशन, चले मैं आ गई हूँ इस प्रोफेशन में, चले अच्छा करती हूँ इसमें, कारकर्दगी अच्छी करती हूँ, लेकिन मैं जाना उधर चाहती थी, कोई ऐसा प्रोफेशन तो नहीं? आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज मेरे बाबा ने हर मेरी विश पूरी की है, मैं सोचूंगी तो मुझे कोई ऐसी विश मिलती नहीं है। मैं प्रोफेशन से रिलेटेड बात करूँ, पर्सनल लाइफ में भी अच्छा, मैंने जो चाहा मैंने किया, मैंने ड्राइव करनी चाहिए मैंने की, मैंने बाबा से कहा मैंने पिस्टल चलाना है, मैंने वो चलाया। मतलब छोटी छोटी माइनर सी भी विशेष जो है मेरे बाबा ने पूरी की हैं। बिल्कुल सही। जाहिद मुहित साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जाहिद भाई, ये बताइएगा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन। मैं समझता हूँ कि वकालत, वकील बनना और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखना
तो ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। तो इसमें आपका आना कैसे हुआ? मतलब शुरू से आना चाहते थे बिल्कुल बिगनिंग से, या किसी के शौक को लेकर आए? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं ना अपने मुल्क में जो है उसमें 3 जो डिग्रियां हैं उसको अहम समझते हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील। जब भी नाम आता है इन तीनों खिदमत खल्क, हाँ इनका नाम आता है। बिल्कुल। लेकिन मेरा जो माइंड था शुरू से ही वो वकील बनना ही था, जिसमें मुझे घर वालों ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी है। तो मुझे यही शुबा दिया गया कि आपने वकील। आपके कितने भाई हैं? मेरे 4 भाई हैं। और बाकी भाई क्या करते हैं? वो एक लोकल डिपार्टमेंट में है, तो दूसरे जो हैं वो वकालत में सिर्फ आप आए हैं? जी मैं एक एजुकेशन में है, माशाल्लाह। वो सरबराह अदारे के। चले वो तो प्रोफेशनल उसमें चले गए ना, जो आप कह रहे हैं प्रोफेसर बनना और टीचिंग करना, आप वकालत में आ गए। तो माशाल्लाह किसी ना किसी तरीके से वो तीनों शोबे जो है कवर हो रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वकालत में कोई ऐसा केस जो आपके दिल के बड़ा करीब हो, हम चाहेंगे आप हमसे शेयर करें कि जो आपने मसला हल किया हो और आपको पता हो कि यार यहाँ पे मैंने बड़ा अच्छा प्ले किया? जी देखें जी, मसला हल करने के देखें तो बेशुमार एक कतार लगी हुई है मेरे अच्छा, मसले हल करने के बारे में। माशाल्लाह। लेकिन मैं जब भी मेरे पास कोई साइल आता है ना, उसको मैं ये नहीं समझता भी आप इसमें क्या है, लेकिन मैं उसकी बात सुनता हूँ। बात सुनने के बाद उसको खरीदता नहीं हूँ कि इसके अंदर क्या है, ठीक है, राइट। फिर मैं वो केस तैयार करना अपने, अगर मुझे ये पता चल जाए मैं उसको भी आप सच क्या झूठ क्या है, फिर वो इसका मतलब है कि मैं भी उस जुर्म में शामिल हूँ। इसलिए मैं उसको नहीं, मैं तो क्या हुआ जी ये हुआ, ठीक है जी, मैं अपने हिसाब से तैयारी करता हूँ। बिल्कुल सही। और अल्हम्दुलिल्लाह मर्डर ट्रायल बहुत अच्छे किए मैंने, और मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ जो प्रैक्टिस करता हूँ। जबरदस्त। तो बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रैक्टिस है, तो काम चल रहा है। अच्छा, प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस का नाम लेते हैं कि मैं लॉयर हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिस में कौन कौन से मराहिल आते हैं, जरा हमारे साथ शेयर करेंगे लोगों के साथ? लोग जानना चाहते हैं प्रैक्टिस किसको कहते हैं? प्रैक्टिस वो जो रेगुलर कचहरी में आते हैं ना, वो वकला जो अपने केस की तैयारी करते हैं, केस होने को वो रेगुलर पेशी में पेश होते हैं। वो उसमें बाकायदा एक ट्रायल होता है वकला का, जिसमें केसेस आते हैं, उसमें शहादत होती है, ट्रायल होता है, यानी कि उसको डेली बेस पे अपने केस जो हैं वो उनको देखना होता है और उनको पेश करना होता है। उसमें जो मामलात हैं वो देखने, उसको प्रैक्टिस करते हैं। वो डेली जो आने वाले होते हैं रेगुलर, जिसका मुंसलिक ही पेशा है, अटैच ही पेशे से साथ है। ये वो जो कहते हैं ना एनपी, वो इनके साथ ठीक है, वो वकील हजरात तो हैं, लेकिन वो उनके बिजनेस है, मेरी प्रैक्टिस है ये। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे आयशा ये बताएगा कि फाइनेंस सेक्रेटरी बनने का ख्वाब और ख्वाहिश जो है वो ये खुद से आई? जी बिल्कुल। ये कैसे आई? किसी ने आइडिया दिया था या खुद ही सोचा कि मैंने खुद से मेरा माइंडसेट बना कि मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। मैंने कुछ अपने सर्कल में जो है अपने कोलीग जो वेल विशर्स हैं, मैंने उनके साथ डिस्कस किया कि मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाह रही हूँ, तो उन्होंने मुझे फर्दर मोटिवेट किया कि आपको आना चाहिए, आपको इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए। अच्छा, इससे पहले इलेक्शंस में आने का कभी प्लान रहा या? बिल्कुल भी नहीं। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम? यस, बिल्कुल भी नहीं। सडन हम एक कोर्ट के बाहर खड़े हुए थे विद कोलीग्स ना, पूरी टीम के साथ मतलब खड़े हुए थे, तो वहाँ पर डिस्कस हो रहा था। तो मुझे सर कहते कि अगर आयशा इलेक्शन कंटेस्ट कर ले, तो मैंने कहा मैं तो पहले से सोच रही हूँ। कहते फिर डन करो। उसके बाद ऑन सीरियस नोट इस पर डिस्कशन हुई हमारी, तो मैंने जो है वो अनाउंसमेंट कर दी कि मैंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है। बिल्कुल सही। अच्छा, इलेक्शंस की क्या गहमा गहमी देख रही हैं इस दफ़ा 2024 में, बल्कि 25 में होने जा रहा है? तो ये इलेक्शंस किस तरह से देख रही हैं, और क्या कैंपेन्स किस तरह से चलाई जाती हैं बाहर में? कैंपेन्स जो हैं वो डिफरेंट वेज से चलाई जाती हैं। नाउ डेज जो है बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया है इलेक्शन में, क्योंकि 11 जनवरी जो है वो इलेक्शन की डेट है। तो डेट्स वाई जो है बहुत ज़्यादा गहमा गहमी इलेक्शन की ही नज़र आ रही है कचहरी में। कोर्ट्स की भी वैसे भी ऑफ चल रही हैं और कुछ स्पेशल जजेस बैठते हैं, जो कि आपने जैसे कि क्वेश्चन किया था प्रैक्टिस जो है वो जो बार के मेंबर्स हैं मोर देन 5000 प्लस हैं ना, उसमें से सिलेक्टिव जो हैं कुछ बिजनेस फील्ड से भी हैं, कुछ लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस में जो कंसिडर किया जाता है, जो डेली कोर्ट्स में आने वाले हैं, केसेस को डील करने वाले वकला हैं, उनको प्रैक्टिसिंग लॉयर कहा जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये प्रैक्टिस कितने अरसे में मुकम्मल होती है तकरीबन?
इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये फॉर द लाइफ टाइम आप सीखते चले जाते हैं। अच्छा सर, आपके पास लाइफ स्ट्रगल्स। यस, आपको मतलब इनिशियली आप डिपेंड करता है आप पे, आप कितनी जल्दी पिक कर लेते हैं। लेकिन ये होता है ना कि यार मैं अब इस हद तक चले, मैं अनाउंसमेंट नहीं करूंगा कि यार अब मैं माशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मैं बड़ा जबरदस्त वकील बन गया, लेकिन इस हद तक कि यार मैं समझता हूँ कि काबिल कबूल हो गया हूँ। तो ये साल 2 साल कितना असर है? सर मैंने विद इन जो है वो 1 ईयर 1.5 ईयर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफिस बना लिया था। अच्छा सर। यस। अच्छा मुझे बताएं कि चूंकि आपने ऑफिस बनाया, ऑफिस बनाना, अपना चैम्बर बनाना चैलेंजिंग है थोड़ा सा? यस, इट्स टू टफ टास्क फॉर लॉयर, फॉर यंग लॉयर्स। बिल्कुल, और मेरे ख्याल एक्सपेंसिव भी बहुत हो गया। अब तो मेरे ख्याल में गालिबन नए लॉयर्स जो हैं वो एक नई खेप तैयार हो रही है साल 2025 में, क्योंकि पूरी की पूरी डंप होगी आके आपके बार के अंदर। तो उनके लिए फिर चैम्बर्स तलाश करना, फिर चैम्बर्स अफोर्ड करना, फिर अखराजात पूरे करना, फिर आपकी इंश्योरेंस भी नहीं थी पहले कुछ अरसे तक। तो ये तमाम मामला बहुत टफ और बड़ा चैलेंजिंग भी होता है। जी जी बिल्कुल टफ होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चैलेंज को फेस किया है विद फैमिली सपोर्ट, क्योंकि मेरे बाबा ने जो है मुझे विद इन 1 ईयर 1.5 ईयर बोला था कि बेटा आपने जो है वो अपना सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑफिस बनाना है, इंसान की अपनी पहचान होनी चाहिए। इसमें जो है वो मेरे सीनियर का बहुत रोल है, वो मैं बल्कि ना बहुत ज़्यादा फील करती थी कि यार मैं इतनी जल्दी कैसे इसको मैनेज करूँगी। आप लोग मुझे अभी से कहना शुरू हो गए हैं आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, अलग से ऑफिस बनाएं। तो मेरे सर हमेशा मुझे एक मिसाल दिया करते थे कि बड़े दरख्त के नीचे छोटा दरख्त कभी भी नहीं अपनी बड़ा होता, अपनी पहचान नहीं बनाता। तो आप खुद से इंडिपेंडेंट वर्किंग करें, जहाँ पे मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी मैं हाजिर हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, सपोर्ट की, और नाउ डे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा मुहित साहब, जाहिद साहब मुझे बताइएगा कि इलेक्शंस के हवाले से क्या देख रहे हैं इस दफा के इलेक्शंस में? कौन सा ऐसा मरहला है जो बाकी इलेक्शन से, माजी के इलेक्शन से उसको मुमताज करता है? आप देख रहे हैं कि यार ये चीज बड़ी डिफरेंट है। हाँ, वो आप उम्मीदवार हैं, ये तो चीज बहुत डिफरेंट है, लेकिन इसके अलावा लेकिन जी डिफरेंट तो मेरा ख्याल है, मैं इसलिए कह सकता हूँ डिफरेंट होना कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मैंने अपने आपको इसलिए इलेक्शन में प्रिपेयर किया है, पिता के तैयार इसलिए किया था पिता के जो मुख्तलिफ मामलात आ रहे हैं ना, मामलात, उन मामलात में बहुत बड़ी मुश्किलात हैं। मुश्किलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं जो बार में चल रहे हैं, बहुत इशू हैं। जो फीमेल लायर हैं इनकी पिक एंड ड्रॉप का बड़ा मसला है, क्योंकि वो हमारी बहनें जो आती हैं उनको खुद ड्राइविंग चलो कुछ तो करती हैं, लेकिन कुछ के मामलात ये है कि वो, मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ उनका होना चाहिए। ये हमारे हर इदारे में मसला है सर, मसला है। और इनके लिए ये होना भी चाहिए कि 2 वैन हो वगैरह, टाइम उनका फिक्स होना चाहिए कि वहाँ से पिक करेंगे वहाँ ड्रॉप करेंगे। तीसरा जो इसमें इशू है, जो प्रैक्टिसिंग वकील है, लॉयर है, उसको ये है कि उनको सिक्योरिटी नहीं है, उनको सिक्योरिटी नहीं है। आप देखें, जब मैंने अपना केस रजिस्टर कराना है, FIR रजिस्टर करवानी है, पहले होती है FIR के पहले होती है इंक्वायरी। बिल्कुल सही। इंक्वायरी आया कि केस बनता है या नहीं बनता, हालांकि ये मैटर नहीं करता, क्योंकि जो FIR होती है उसमें जो भी शिकायत होती है दर्ज होनी चाहिए। आफ्टर FIR एप्लीकेशन होती है, उसमें देखना चाहिए कि बंदा गुनाहगार है या बेगुनाह है, वो मरहल है। लेकिन ये है, हम किसी साइल के लिए FIR दर्ज करवाने के लिए पहले रेट करते हैं 22 से 22-20 वो करते हैं। जब करने के बाद वो FIR का ऑर्डर हो जाता है, ऑर्डर होने के बाद भी हमें वो बहुत से मुश्किलात में गुजरना पड़ता है। सिक्योरिटी के मसाइल हैं, लेकिन ड्रॉप के मसाइल हैं, पार्किंग के भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसको बात करना चाहूंगा पार्किंग का, क्योंकि ये एक बड़ा मसला है डिस्ट्रिक्ट बार के हवाले से बात करें तो। लेकिन एक छोटा सा वक्फा मुझे लेना है, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि बार के इलेक्शंस जो हैं वो किस तरीके से उनको जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका लेआउट क्या होता है, किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, क्या गहमा गहमी होती है। आयशा कादर हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट, और उसके साथ साथ जाहिद मुहित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, मुझे बताएगा कि इलेक्शंस में हम देख रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त गहमा गहमी है, क्या इसमें भी बाकी इदारों के इलेक्शंस की तरह फ्लैक्सेस लगती हैं, पम्फलेट्स बटते हैं, या मेरे ख्याल में आपके शक्लें, आपके फेसेस
उन तमाम वोटर्स को आशना होते हैं, तो उनको मेरे ख्याल में कैंपेन चलाने के लिए तो जरूरी नहीं होता, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि पम्फलेट्स बनाना और बैनर्स लगाना? जी जी बिल्कुल, ये आई थिंक हर डिपार्टमेंट में जहाँ पे भी इलेक्शंस कॉन्टेस्ट होते हैं वहाँ पे ये कंपल्सरी है कि अपनी आप एडवर्टीजमेंट करते हैं। वो फॉर्म ऑफ फ्लेक्सेस होती है, फॉर्म ऑफ स्टिकर्स होते हैं, फॉर्म ऑफ कार्ड्स होते हैं, डिफरेंट इसमें भी फ्रेजेस होते हैं। अच्छा ठीक है, तो आपने बताया कि मैं पहली दफा इलेक्शंस कंटेस्ट करने जा रही हूँ, तो कुछ थोड़ी सी झिझक भी है, थोड़ी सी रिलक्टेंट भी है, या पूरा कॉन्फिडेंस है नहीं जीतेंगे? इंशाल्लाह जीतेंगे, पूरा कॉन्फिडेंस है। अच्छा, इसमें डोर टू डोर कैंपेन करते हैं? डोर टू डोर, चैम्बर टू चैम्बर, यस, बिकॉज ये छोटी सीट कंसिडर की जाती है हमारा जो पैनल होता है उसमें, तो हम एज अ फीमेल्स भी जो है वो घरों में नहीं कंपेन करते, हम चैम्बर टू चैम्बर जाते हैं। हाँ, मुझे एक चीज़ पे हेजिटेशन होती थी, बिकॉज जब से मैंने कचहरी ज्वाइन की मैं किसी के चैम्बर नहीं जाती थी। मैं स्टार्ट लेने से पहले मैंने सोचना मैं कैसे जाऊं किसी के चैम्बर में जाके रिक्वेस्ट करूं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी ठीक हो गया। वो भी ठीक इस वजह से हो गया क्योंकि आपने अवाम की और लोगों की वकालत, वकीलों की नुमाइंदगी करनी है। जब उनकी नुमाइंदगी करनी है, सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, और कम्युनिकेशन जो आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, ये बताएगा कि जिस तरह से मोहित साहब ने बताया ब्रेक पे जाने से पहले कि पार्किंग के बड़े मसाइल हैं, बिजली के भी बड़े मसाइल हैं, मैंने सुना है वहां पर ट्रांसफार्मर्स का बड़ा मसला बन जाता है फेस्को के साथ। तो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बार जो कि लोगों को इंसाफ पहुंचाने में अपना किरदार अदा कर रहा है, जब उन तक ही इंसाफ नहीं पहुंचेगा, उनको पार्किंग के प्रॉब्लम्स हल नहीं होंगे, उनके सिक्योरिटी के मसाइल हल नहीं होंगे, तो बतौर अगर आप फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर अगर इंशाल्लाह ताला आप बन जाती हैं, तो सबसे पहला मसला क्या होगा जिस पे आपका फोकस होगा कि यार ये मसला हल होना चाहिए? बहुत से मसाइल हैं जो वकला को फेस करने पड़ते हैं, उस पर फोकस होता है सदर और सेक्रेटरी का। जो फाइनेंस की सीट है, बेसिकली हम लोगों ने जो चेक एंड बैलेंस है वो फाइनेंस पे ही करना होता है कि बाहर से कितना फाइनेंस जा रहा है, किस लिए जा रहा है, बिल्स हैं, चेक्स हैं, जो जितने जा रहे हैं उनके ऊपर सिग्नेचर्स होते हैं और चेक एंड बैलेंस करना होता है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी इंशाल्लाह मैं इस पर भी फोकस कर सकूं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो मेरे एंड से रोल प्ले हो सकता है वो एज आ फीमेल फॉर फीमेल्स में ज़्यादा रोल प्ले कर सकती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पूरे पैनल में फीमेल्स को इतना सा हिस्सा दिया जाता है। लाइक फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पे हमें फीमेल्स एक जो है वो मुख्तस कर दी गई है सीट हमारे लिए। बिल्कुल मुख्तस कर दी गई है, और फीमेल्स के क्या मसाइल हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं हम जाहिद मोहित साहब से। मोहित साहब ये बताइएगा कि आप बता रहे थे कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, पार्किंग के मसाइल के हवाले से भी आप बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। जी, पार्किंग का मसाल इतना बढ़ गया है कि बंदे को ना गाड़ी खड़ने करने के लिए ना बहुत मसला पड़ता है। उसमें जब बंदा किसी को इमरजेंसी पड़ जाती है तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो एक मेजर और मेन इशू है जिसके बारे में ये है कि वो एक पार्किंग प्लाजा किस्म का तैयार हो सकता है जिसमें जगह भी है, जगह भी है। अच्छा, जगह है। हालांकि ये आम लाहौर में भी, रावलपिंडी बार में भी बनाया हुआ है, तो वो क्यों नहीं हो सकता? जगह भी है, उसी जगह में बहुत सारी गुंजाइश भी है, इसलिए वो ज़रूरी है। दूसरा जो इशू है वाईफाई का बड़ा मसला बना हुआ है, जो सिग्नल का मसला, उसमें 4 पोल हैं, वो टेलीफोन वाले महकमे से वो कंसल्ट करके बंदा लगवा के वो बड़ा इजीली हल हो सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो बात भी की है, वो बात मैंने की है, ठीक है, तो वो कहते हैं जी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसी तरह ही जो बिजली की बात आपने लोड शेडिंग की बात बताई है, ये कोई मेजर इशू नहीं है। अच्छा, मेजर इशू नहीं है, इसलिए ट्रांसफार्मर्स के बड़े नहीं, ट्रांसफार्मर का मसला नहीं है। मसला पता क्या है, सिर्फ ये मैनेजमेंट का मसला है। उसमें तरीका क्या है, वो जो चीफ फेस्को है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ऊपर से मंजूरी लेनी पड़ती है, उससे एक सिटिंग हो जाए, सिटिंग होने के बाद उसको ये बता दिया जाए कि 8 बजे से 4 बजे तक कचहरी की जो लाइट है वो ऑफ नहीं होनी चाहिए। और पहले भी ये होता रहा है, क्योंकि ये प्रैक्टिसिंग लॉयर जो होते हैं ना, उनको ये बड़ा मसला होता है, शहादत तैयार करवानी होती है, केस तैयार करवाना होता है, वो इसी तरह जुडिशरी, वो अदालतों में यही मसला होता है। उनको बस एक सिटिंग करके ये कह दीजिए 4 बजे तक वो नहीं होगी तो नहीं करेंगे। ये मामला है। बिल्कुल सही। अच्छा जाहिद भाई, मुझे ये भी बताएगा कि मैंने सुना है कि बार में, डिस्ट्रिक्ट बार में जो वकला की इंश्योरेंस का मसला है जी, वो भी बड़ा रहा है। अब इंश्योरेंस हो रही है? जी, इंश्योरेंस तो हो चुकी है। अच्छा, वो हो चुकी है, वो बहुत अच्छा काम है।
तो वो हो भी चुकी है, लेकिन वो इशू तो नहीं उसको कह सकते, क्योंकि ये अपनी तरफ से है ना बाहर का। ये हाँ। बिहार ने बहुत अच्छा इकदाम किया है, लेकिन मैं कहता हूँ उसको स्टिल कायम रहना चाहिए। कायम रहना चाहिए, वो एक्सटेंड हो अगले आने वाले कायम रहे, वो ना हो सदर कि सेक्रेटरी। किस्तें जमा ना हो तो फिर वो ड्रॉप हो जाए, वो रहना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं आता हूं कि एक जो ऐसा मसला जो हर वकील का मसला है फैसलाबाद के, अब वो है हमारे यहाँ हाई कोर्ट बेंच का कयाम। जी हाई कोर्ट बेंच का कयाम सियालकोट में हो गया, रावलपिंडी में। फैसलाबाद को क्यों हाई कोर्ट बेंच नहीं मिल पा रहा है? आपकी नजर में बतौर उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी, आपकी नजर में वो कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो हाई कोर्ट बेंच बनने नहीं दे रही? असल देखें जी, इसमें जो हाई कोर्ट बेंच का मसला जो है ना, हर साल हर कैंडिडेट हजरात जो है ना वो हर करते हैं, वो सेक्रेटरी करते सदर हैं, लेकिन ये एक मजाक बन के रह गया है। ऐसा ही है, ये मजाक बन के रह गया जिसमें मैं खुद शामिल हूँ और सारी कम्युनिटी शामिल है। ऐसा सही कह रहे हैं। इसमें जो पहले एक ऑलरेडी चल रही थी हमारी जो पिटीशन थी, उसमें 47 जजों ने खुद बैठ के ये डिसीजन दिया लाहौर में, किसी को भी नहीं पता। हाँ, उसने दिया जी वहां तो जरूरत ही नहीं है। हालांकि जो लॉ है उसमें ये है कि हर डिवीजन पे बेंच होना चाहिए। यस, लेकिन ये यहाँ जो कहते हैं ना, पसंद नापसंद की बात है। पसंद नापसंद की, हमें नहीं जरूरत फैसलाबाद जाने की, ये मामलात होते हैं। हालांकि वो जरूरत तो है। जो फैसलाबाद के वकील जा रहे हैं, उनका क्या कसूर है बेचारों का? फैसलाबाद जो है तीसरी बड़ी बार है पाकिस्तान की, बहावलपुर में है बेंच, पिंडी में है बेंच, वो साथ ही इस्लामाबाद है, उधर सिर्फ द्वार भी है, द्वार के साथ उधर भी बेंच हाई कोर्ट है, उधर भी हाई कोर्ट है। फैसलाबाद ये देखें कहाँ सरगोदा है, किसको जहाँ से पहुंचना पड़ता है वो भी है, इधर से बखर से पहुंचना पड़ता है, कहाँ से पहुंचना पड़ता है। तो एक वकील को जब हाई कोर्ट जाना है तो उसके लिए उसका पिछला सारा काम जो है धर्म भरम होता है। और कई दफा तो जाहिद भाई खालियात वकील वापस आता है। हाँ, वो जाते ही जी मैसेज आ जाता है लेफ्ट ओवर, उसकी सारी का सारा दिन तो दिन जाया, और पीछे से भी वो साइल पीछे से भी नाराज हो रहे होते हैं, वो उधर से फिर वो काम वापस आ जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा आयशा, आपको भी लगता है कि ये मसला जो है वाकई हकीकी तौर पर एक ऐसा मसला है? मेरे ख्याल में अब वकला ने कुछ साल पहले एहतजाज भी किए थे और सड़कों पर आ गए थे, कैंप भी लगाए थे, प्रोटेस्ट भी किए, हम लोगों ने रिटन में, हम लोगों ने मीडिया के ऊपर क्या क्या कुछ करके नहीं देखा। लेकिन ये एक ऐसा मसला है जो हल नहीं हो पा रहा है। आपको इसके पीछे क्या रीजंस लगते हैं? कुछ पॉलिटिकल रीजंस तो नहीं है? पॉलिटिकल रीजंस भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा या मसला लाहौर की जुडिशरी है वो नहीं चाहती कि यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच बन जाए तो नहीं, ऐसे फैसलाबाद को अवेलेबिलिटी मिल जाए? नहीं, ऐसे मैं इस पे ये नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि यू कैन से कि इंसाफ महंगा होने के पीछे ये भी रीजन है एक। वन ऑफ द रीजन। यस, कि हमारे पास क्लाइंट आता है, लाहौर जाना है, हाई कोर्ट जाना है। आपने तो माशाल्लाह लॉ पढ़ा हुआ है। जी जी। लॉ की जो बुनियादी उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें ये शामिल है कि इंसाफ आपकी दहलीज तक, जी ठीक है, दहलीज तक कैसे पहुंच पाएगा आसानी से जब आपके शहर के अंदर हाईकोर्ट बेंच होगा? आपको जब यहाँ से लाहौर मूव होना पड़ेगा तो ये तो बड़ा हेक्टिक है। बहुत हेक्टिक है, वकला के लिए भी है, क्लाइंट भी डिस्टर्ब होते हैं। वो पहले लॉयर को हायर करेगा, उसकी फ़ी पे करेगा, देन उसको टीएडीए देगा, फिर जो वकील जाएगा यहाँ से परस्यू करने के लिए, पीछे से उसका सारा काम रुक जाएगा, वो भी सारा उसको बाद में आके देखना पड़ेगा। ये बहुत बहुत बड़ा इशू है ये। और सेकंड इशू जो मेन बार में चल रहा है वो है नेटवर्क इशू। नेटवर्क? यस, नेटवर्क इशू इतना बड़ा इशू बना हुआ है कि कॉलिंग वहाँ पे हो नहीं पाती है। सारा दिन जो है लोग आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे होते हैं, रादर देन जब तक हम अपना वाईफाई नहीं कनेक्ट कर लेते तो हमारा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट हो जाते हैं। अदरवाइज हर नेटवर्क नॉर्मल सिग्नल्स बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल में, अगर आप जायज और ये जो जितने भी नेटवर्क कंपनीज इस पे डिस्कशन हुई है सदर सेक्रेटरी की, लेकिन आई डोंट नो कि इस पे क्या उन्होंने डिसीजन लिया है। सुनने में आता है हो गया जी, हो गया, ठीक हो जाएगा, बूस्टर लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन टिल द डेट जो है वो इस वक्त बिल्कुल बहुत ज्यादा इशू है, बहुत ज्यादा इशू। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो आप समझते हैं डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर हल तलब हैं, जो हल तलब प्रॉब्लम्स हैं? जी, आप मेहर साहब से बात करने से पहले मेरे साथ डिस्कशन कर रहे थे अबाउट फीमेल्स को वहाँ पे क्या इशू है।
फीमेल्स के जो इशू हैं वहाँ पे हम भी चूँकि वकला बरादरी में उतना ही इक्वल रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हमें जो बार रूम है वो एक सिंगल रूम के बराबर दिया गया है, जिसमें हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत से मसाइल हैं, बार रूम है, वॉशरूम है, मस्जिद की जगह है, उसको नीट एंड क्लीन रखना, ये सारे मसाइल बहुत से फीमेल्स को फेस करने को मिलते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ये मसाइल आने वाले सालों में या 2025 में सदर सेक्रेटरी जो बनेंगी, आप भी फाइनेंस के बन जाएं, तो ये मसले के ऊपर फोकस करेंगे इसके ऊपर? क्योंकि ये वाकई में हकीकी तौर पर जिस तरह से आपने कहा ना कि खवातीन की तादाद थोड़ी होने की वजह से फैसिलिटीज भी थोड़ी होती हैं कि यार उनकी तादाद थोड़ी अब तो ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गई है फीमेल्स की स्ट्रेंथ भी। अच्छा, अब ज्यादा, लेकिन कंपैरेटिवली तो कम है ना? जी, कंपैरेटिवली कम है, लेकिन पहले की निस्बत अब ज्यादा है। मेल की निस्बत तो कम जी, है। जी, तो वो फिर यही समझा जाता है कि जो मेजोरिटी इज द अथॉरिटी। Yes, तो जो मेजोरिटी है उसके पास सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, मसाजिद उनके पास होनी चाहिए, रेस्ट रूम उनके पास होने चाहिए। जी, बिल्कुल। खवातीन है, चलो समहाउ दे आर मैनेजिंग, वो मैनेज करते रहेंगे। मुझे लगता है कि जब लिख दिया जाता है ना कि दिस एरिया इज फॉर वुमेन, दिस एरिया इज फॉर मेन, तो फिर खवातीन भी इक्वली उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि कई माँ बाप जो है अपनी बच्चियों को इस वजह से डिस्ट्रिक्ट बार नहीं भेज पाते या किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं भेज पाते क्योंकि उनको लग रहा होता है कि वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वो यार खवातीन के लिए वहां पर फैसिलिटीज नहीं है, तो इस वजह से तुम बेटा कोई और प्रोफेशन देख लो। तो खवातीन को देखो ना, कुकिंग में आगे चले जाओ, सिलाई कढ़ाई में आगे चले जाओ। तो मेरे ख्याल में अगर खवातीन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, तो मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि बिल्कुल नहीं मिलती, मिलती हैं लेकिन इक्वल नहीं मिलती। अगर मर्द हजरात का हॉल जो है वो खासा रेस्ट रूम बड़ा होगा तो खवातीन का बिल्कुल एक छोटा सा रूम होगा। तो इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। और मैं थोड़ी सी बात करूंगा डिस्ट्रिक्ट बार की एक्सटेंशन के हवाले से भी, वो कितनी जरूरी है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जाहिद भाई, मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था कि बार की एक्सटेंशन, डिस्ट्रिक्ट बार की एक्सटेंशन कितनी ज़रूरी है। जैसा मैंने बिल्कुल इंट्रो में बताया कि एक बहुत बड़ी खेप तैयार हो रही है वकीलों की, जिन्होंने आके यहाँ पर अपनी प्रैक्टिसिंग भी करनी है। उनको चैम्बर्स भी चाहिए होंगे। चैम्बर्स खासे महंगे हैं और हर कोई अफोर्ड नहीं करता है। फिर उसके बाद थोड़ी सी एक्सटेंशन के हवाले से बात करें। मेरे ख्याल में इस दफ़ा के जो सिटिंग सेक्रेटरी और सदर हैं, उन्होंने कुछ एक्सटेंशन के हवाले से भी इकदाम उठाए हैं। वो क्या हैं और क्या एक्सटेंशन होने जा रही है साल 2025 में? जी देखें, जो इसको जो आपने बात की है जी खेप, मैं इसको खेप तो नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत टफ डिग्री है, क्योंकि बहुत मुश्किल से मराहल से गुजर के आना पड़ता है। वो ये ऑनरेबल पेशा है। खेप नहीं कहेंगे, वकला आ रहे हैं। एक मैं कहूँगा तादाद बहुत बड़ी है, तादाद भी मखसूस तादाद आ रही है, बड़े मराहल हैं इसको पास करने के लिए। मैं हर प्रोफेशन की बात करता हूँ। हमारे जर्नलिस्ट, एक बड़े जर्नलिस्ट भी तैयार हो रहे हैं। अगले साल बड़े अकाउंटेंट्स तैयार होंगे। अगले साल बड़े लोगों ने MBAs करने हैं। व्हाई नॉट? तो ये वजह है कि वो, मैं समझता हूँ कि बड़े एक लोग तैयार हो रहे हैं जो जिनके लिए हमें जगह बनाने की जरूरत है और उस पर अमल करने की भी जरूरत है। तो जगह तो ऑलरेडी है, जगह है, लेकिन जगह को यूज करना नहीं आता। वो यूज करने का मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं। असल बात ये है, जगह है लेकिन जगह को यूज करना नहीं। वो क्योंकि ये सेक्रेटरी सदर जो होते हैं, जैसे मैडम आयशा ने बताया कि ये अहम 2 सीटें होती हैं, उनको एक तरीका करना चाहिए नौजवान वकला के साथ बैठ के। जो नौजवान वकला है ना, वो आजकल बहुत रोल प्ले अदा कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है जगह हमारे पास है, लेकिन वो उसकी एक परमिशन लेनी पड़ती है DC साहब के पास लेके वो बन सकती है। अच्छा, जो मुझे जाहिद साहब एक खूबसूरती लगी ना डिस्ट्रिक्ट बार की, वो ये है कि हर साल इलेक्शन। जी, ये बड़ी खूबसूरती है। डेमोक्रेसी है कि हर शख्स को चांस मिलना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि नौजवान वकला आ रहे हैं जी, तो इस तरह से उनको भी चांस मिलता है। जैसे आयशा आके वेरी यंग एज जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है। बिल्कुल। इट्स ओपन प्लेटफॉर्म कि आओ जी, सारे सबके लिए खुला। ऐसा नहीं है कि जी कुछ एक भी बैठे में विराजमान होके और उन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया, वो किसी को आने नहीं देते। ऐसा नहीं, नथिंग। ये मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी है। तो मैं चाहूंगा इसके ऊपर भी थोड़ा सा आप एक यंग वकला को पैगाम दीजिएगा जो
तैयार हो रहे हैं और आना चाह रहे हैं और वकालत करना चाह रहे हैं, उनको लगता है बड़ा मुश्किल सफर है ये, जिस तरह से आपने कहा कि आसान डिग्री नहीं है, आसान डिग्री मुश्किल है। उसके बाद फिर सबसे मुश्किल प्रैक्टिस करना, फिर सबसे मुश्किल जो है वो प्रैग्मेटिकली फील्ड में आना और किसी का जेन्युइन मसला हल करना। जेन्युइन मसला हल करना, तो ये एक मोटिवेशन भी चाहिए ना, मैं चाहूंगा मोटिवेशन भी दे दीजिएगा हमारे। मोटिवेशन ये जी, वो जो आकर दफ्तर ज्वाइन करते हैं ना, सीनियर का, जैसे मैडम ने कहा जी मेरे सीनियर ने ऐसे ऐसे मुझे इंस्ट्रक्शन की है, इसीलिए उन पे भी होता है। कुछ नौजवान वकला को खुद जब कहते हैं ना शौक हो ना, तो वो सारे काम हो जाते हैं। इसको एज ए प्रोफेशन तो है ही है, लेकिन शौक से सीखेंगे, घड़ी नहीं देखें घड़ी नहीं देखेंगे, टाइम नहीं देखेंगे, वो शौक करेंगे जी मैंने ये करना है और अच्छा लॉयर बनना है। क्योंकि मैं एज ए एडवोकेट तो बन गया हूं, लेकिन एक नामवर वकील भी बनना है। जब नामवर वकील अपने एम होना चाहिए ना, तो वो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा मसला नहीं है। एक अच्छे लॉयर की क्या खसूसियात होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, बुलेट पॉइंट वर्ड्स में बता दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू टाइम, कोर्ट टाइम में एग्जैक्ट आप ऑफिस मौजूद हों और आपका क्लर्क जो है वो अटेंडेंस लगवाता है। और जैसा कि क्रिमिनल की अगर प्रैक्टिस है तो बेल्स वगैरह लगी होती हैं, पिटिशंस होती हैं, उसमें आपको इन टाइम पहुंचना होता है। तो इनिशिएटिव जो है वो पहला जो है टाइम है जी, पंक्चुअलिटी, टाइम जो है वो बहुत मैटर करता है प्रैक्टिस में। आप ऑफिस टाइम को पूरा ऑफिस टाइम दें, ये बहुत मैटर करता है प्रैक्टिस। और इसके अलावा, टाइम के अलावा, इसके अलावा आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएँ। मोस्टली वकला जो हैं कलर कपड़ों में भी आते हैं, तो ये एक हमारी पहचान है। रेगुलर होने के साथ साथ हमें प्रॉपर यूनिफॉर्म में अपेयर होना चाहिए, ताकि जज साहबान को भी पता हो कि हमारी शिनाख्त क्या है, हम वकला हैं। कुछ लोग, कुछ लॉयर्स ऐसे ही यूनिफॉर्म के बगैर भी पेश हो जाते हैं, लेकिन पर्सनली तौर पे मैं इस चीज़ को लाइक नहीं करती। अच्छा, एक तो हो गया यूनिफॉर्म का, दूसरा हो गया आपने टाइम मैनेजमेंट को बड़े बेहतर तरीके से, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। Yes. इसके अलावा क्या ट्रेड्स समझती हैं जो कि एक लॉयर के अंदर, बेस्ट लॉयर जो है ना उसके अंदर होनी चाहिए? उसके अंदर सबसे पहले जो है वो हम्बल होना चाहिए और इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि आप हर तरह की बात जो है वो सुन सकें और अगले बंदे को जो है, फोर्थ वन जो है वो आप न्यूट्रल होके गाइड करें। ये नहीं कि आपको केस मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आप मिस गाइड करते हैं अगले बंदे को। उसमें यानी ये आपकी अच्छा लॉयर पसंद होने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आपके पास अगर कोई डिस्कशन के लिए भी आता है, आपको आप चाहिए कि उसको सही रास्ता, सीधा रास्ता दिखाएं कि आपका हल जो है इस मैटर का ये हो सकता है। नॉट एवरी टाइम अ क्लाइंट कम्स टू यू फॉर अ फीस, वो मेरे ख्याल में एक इंसानियत का भी एक होता है। तो जाहिद साहब मुझे बताएगा, किसी केस को पढ़ने के लिए कोई आपके पास मसला लेके आया, कोई केस लेकर आया, उस केस को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए कितना वक्त दरकार होता है, या ये केस की नौयत के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको एक दिन भी लगता है या 2 दिन? ये बात है, वो केस कोई भी है ना, समझने के लिए उसका जो एक टाइम, अगर उसकी नीयत देखनी होती है भी केस किस किस्म का है, ठीक है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। वो उस पे वो फाइल जो है उसको चेक करके, पढ़ के फिर ही पता चल सकता है कि ये केस क्या इसमें हल है, क्या नहीं, ठीक है। बेहतर मशवरा यही होता है, वो अंदर देख के तो फिर वो, क्योंकि मशवरा एक अमानत है, अल्लाह ताला को भी जवाब दें हम, ये नहीं है अभी इधर हम वो अर्निंग के सिलसिले में है, अल्लाह ताला को भी जवाब दें। सही है, क्योंकि मैं एक बंदा मशवरा लेने के लिए आता है तो मशवरा अल्लाह की मानत समझ के देना चाहिए, जो बेहतर हो, ना कि उसको अपने इस मामले में कभी पढ़ना चाहिए, मसला पैदा हो जाए जी नहीं ये है जैसे, लेकिन वो मसला बेहतर देना भी वो मुनासिब चाहिए जो बनता है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक तब्दीली जो आप सेक्रेटरी बनने के बाद चाहते हैं कि मैं सेक्रेटरी अगर बनूंगा तो ये सबसे मेन तब्दीली है जो मैं डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर लेके आऊंगा, और जो साल से जो है ना वो तब्दील होना चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, और मैं तब्दील करूंगा इसको। एक कोई मसला, ये देखें जी, जैसे आपका सिटी 41 आपका घर है जी, वो बार भी मेरा घर है। बिल्कुल सही, मैं कचहरी में रहता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, बिल्कुल सही, मेरा ओढ़ना बिछोना कचहरी है। उसमें ये है, वो ये नहीं होगा हर कोई मुंह उठाएगा मेरी बार में दाखिल हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि अदारे मुख्तलिफ एजेंसियाँ आती हैं जी, मुंह उठाते हैं, बंदा पकड़ के ले जाते हैं। हाँ, क्यों? हाँ, तो मेरा घर है, घर से बाहर पकड़ लें, जिसको आपने पहले भी कहा था सिक्योरिटी, घर से बाहर पकड़ लें, क्यों नहीं है वो, ये इंतजामिया आती है पकड़ के ले जाती है। लेकिन ये पहली तो बात ये है, ये इशू नहीं होने दूंगा कि बार में बंदा पकड़ के ले गए हैं तो बाद में उसका पीछा नहीं किया। लेकिन ये जो
CPO या इंतज़ामिया से ये मिलके ज़रूर मेरी ये बात होगी कि मेरे प्रिंसिपल्स में मेरी इजाज़त के बगैर बंदा नहीं जाएगा और ना किसी वकला के घर रेट होगा। अगर उसके पहले मुझे एतमाद में लिया जाएगा, बिल्कुल तो ये मामला है, आप देखिए, उसको मैं खुद देखूंगा। अगर वो ना हल हो सकता हुआ तो फिर भी वो उसका लाया अमल निकालेंगे। ये नहीं है कि जी ठीक है जी पकड़ने जाके, मुझे कोई इशू नहीं है, ये नहीं होने दूंगा। और उसकी अपने घर की चारदीवारी या उसके हाँ, चैम्बर की चारदीवारी, ये चारदीवारी मेरी पूरी बार मेरी चारदीवारी है। ये जो बाहर का डिस्ट्रिक्ट एरिया है ना, वो सारी मेरी चारदीवारी है, मेरा घर है उसमें। और ये मैं नहीं अपने घर में समझता हूं कि मैं तहफ़्फ़ुज़ के अंदर हूं। तहफ़्फ़ुज़ के अंदर हूं। जब मुझे ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो मैं लोगों को क्या तहफ़्फ़ुज़ दे सकता बिल्कुल हूं। सही। दूसरी बात जो है इसमें ऐसा होता है, आप मेन इशू जो बना हुआ है, नौजवान वकला होते हैं, कोशिश करते हैं, उनमें क्या कहते, FIR दर्ज करवाने के लिए सिर्फ ये लिख दें अपने आप को एडवोकेट जाहिर करता है, ये उसका जुर्म हो गया। प्राइवेट बंदे के ऊपर FIR लाज नहीं होती, उसके लिए वकील धक्के खाता है। तो जब वकील के साथ नाम वकील का आ जाता है, FIR दर्ज हो जाती है बगैर किसी हील हुज्जत, बगैर किसी मामले से। ये सारे मामला जो इशू है ना, ये देखने में छोटे छोटे लोग समझते हैं, लेकिन ये बहुत मेजर इशू है, बहुत बड़े, बहुत इशू है। और इंशाल्लाह ताला ये ऐसा नहीं है, पंजाब बार मैनुअल जो है ये मुझे राइट देती है, मेरा ख्याल है, किसी को शायद इस बारे में पढ़ा नहीं है, वो सेक्रेटरी सदर जो इंतजामिया है हमारी, वो बाउंड है, पाबंद है, जुडिशरी पाबंद है मेरी बात सुनने की और उस पर अमल करने की। जो जायज़ बात है वो इंशाल्लाह फौरी होंगे, लेकिन वो ये नहीं होगा मैं ज़ाती पर्चियाँ निकालूँ अपनी जेब से, अपने काम निकाल करूँ, पर्सनल इंटरेस्ट और वकला को मैं लावारस छोड़ दूँ। नहीं, इंशाल्लाह ताला वो नज़र आएगा, पता चलेगा कि इस वक्त जो बाहर की भागदौड़ है किसी अच्छे हाथ में है। बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आयशा इस पे हम थोड़ा सा सफाई सुथराई के वाले से बात करें। मेरी पहले भी बड़ी मुलाकात हुई है कुछ उम्मीदवारान के साथ, तो उन्होंने सफाई सुथराई के ऊपर बड़ा फोकस किया कि सफाई सुथराई के मामला जो ना वो गौर तलब हैं और इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्या वाकई ज़रूरत है? जी जी बिल्कुल, सफाई जो है वो हर जगह पे कंपलसरी है और होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, बसते हैं, वहाँ पे जो है सफाई सुथराई तो बहुत ज़रूरी है। बाहर चूँकि हमारा घर है, इतना टाइम ज़्यादा हम घर को नहीं देते जितना हम रेगुलर जो है वो बाहर को देते हैं। सेकंड होगा। यस, तो बिल्कुल उसको साफ़ सुथरा होना चाहिए। सफाई पे मैं तो ज़्यादा अगर कंसंट्रेट करूँ तो मैं इस चीज़ पे करती हूँ कि वॉशरूम्स जो हैं वो उनकी सफाई साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। बाकी ओवरऑल जो बार की सफाई है वो तो होती है। अगर आप देखें, सर ने बताया कि हमारी जो फैसलाबाद बार है वो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है, तो अगर हम बार में जाएं तो हमारी बार का बहुत ब्यूटीफुल लुक है हमारी बार की ना। अदर सिटीज़ से जो वकला आते हैं वो देखते हैं, इस चीज़ पे बड़ा गौर करते हैं कि हमारी बार बहुत है, नीट एंड क्लीन है, ग्रीनरी है, वहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी हमारे पास अच्छी खासी है। और प्रॉपर जो सबसे मज़े की बात है, हमारे पास लेयर क्लब है बार में, हमारे पास जिम अवेलेबल है जिसमें फीमेल टाइम भी है, और जो गेम्स हैं डिफरेंट काइंड गेम्स भी रखी हुई हैं वहाँ पे वकला के एंटरटेनमेंट के लिए। वकला के एंटरटेनमेंट के लिए और उनकी फैसिलिटीज़ के लिए लाइब्रेरी और जिम भी मौजूद है। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इख्तिताम से पहले मैं बात करना चाहूँगा, चूँकि यंग वकला जो हैं उनको एंटरटेन करना, उनको सहूलियात देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने ही आगे चलकर हमारे मुल्क के इंसाफ की भाग दौड़ को संभालना है। तो मैं समझता हूँ कि उनको फुली इक्विप्ड करना, उनको मोटिवेट करना, उनको मौके फराहम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जाहिद मुहीद साहब ये बताइएगा कि अगर आप सेक्रेटरी इंशाअल्लाह ताला बन जाते हैं तो जो यंग वकील हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज़, क्या सहूलियात हैं जो देना बहुत ज़्यादा नागुज़ीर और ज़रूरी है? देखेंगे, ये तो पहले ही मैंने मेरे प्लान में है, जो कहते हैं ना भी आप मंशूर, मैंने पहले भी आप मुख्तलिफ जगह पे यही बताया कि मंशूर नहीं, मेरा मंशूर एक ही है कि अमल करवाना, अमल होना चाहिए, अमल होना चाहिए। ये जो जितने कैंडिडेट हजरात आते हैं, जीतने वाले, हारने वाले, वो मंशूर तो बताते हैं, अमल नहीं करते। लेकिन मैं कहता हूँ वही रोज़ ही बातें हैं,
सुहाने ख्वाब सुनाते हैं हाँ। कैंपेन के दौरान, लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो गया वो साथ ही भूल जाता है। सो गया। इसमें ये है कि यंग प्लेयर के लिए मेरा ख्याल है आज तक किसी को भी ये नहीं पता होगा कि ये है। मैं इनके लिए जो रजिस्टर्ड लॉयर होंगे आने वाले फौरी उसके लिए ऑनलाइन कोर्सेज करवाए जाएंगे। वो 2-2 माह 2.5 साल छोटे छोटे होते हैं कोर्स, वो ऐसा कि जिसमें USA UK भी शामिल है वो होगा। वो ऐसा करेंगे, अपनी कंपनी से रब्ता करके इनको वो कागजात सेंड करेंगे, कागजात सेंड करके वो जो उनको एक्सेप्ट हो गया वो अपने क्लाइंट जो है इनको पास वो ऑनलाइन अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। एक तो आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे इंडिया की मिसाल बता दें साथ ही है, तो जैसे को IT हब बन गया, 12 साल बिल्कुल बन गया ना, 200 अरब डॉलर पे बन गया ना। इसीलिए ये देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ये सेक्रेटरी सदर जो है इंतजामिया बाहर की है ना, ये बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज भी कर सकती है, चला भी सकती है, और वो नए आने वाले वकला, नौजवान वकला बिजी भी रहेंगे। बिल्कुल सही। और उनको अर्निंग आने ही शुरू हो जाएगी और इस साल तक नहीं रहेंगे। इसकी जो ऑनलाइन कमाई आपके सामने है वो बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, इसी तरह देख लें मेडिकल रैप है, लेकिन इसको मैं क्या कहूँगा लॉ के बारे में, इसको भी ये एक हब बनना चाहिए। ठीक है, और ये होगा। दूसरा जो है, जो नए आने वाले वकला को भी प्रॉब्लम, जो बहुत बड़े मसले होते हैं, ये नहीं होते वो घर से कमज़ोर हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो जब वो ये डिग्रियां लेते हैं वो अच्छे घराने हो गए हैं, सारे अच्छे घराने, लेकिन उनको खुद कफील खुद होना चाहिए। वो इसके बाद भी माँ बाप को ये ना कहेंगे हमें खर्चा दे, हमने इधर जाना है इधर जाना है। और आने वाले हर नौजवान के अकाउंट में कम से कम कोशिश करेंगे ज़्यादा 10,000 जो है हर अकाउंट में जाएगा। ठीक है, वो यूज़ करेंगे आने जाने के लिए। फिर इनके रह गए चैम्बर के मसले, जैसे पहले भी आपने बात बताई है, वो चैम्बर इजीली जगह भी है और मिल भी सकती है, और उसको किसी अच्छे तरीके से बनाया भी जा सकता है, जो नौजवान वकला को उसमें अकोमोडेट किया जा सकता है। और सारे वकील जो है ना, नौजवान वकला बहुत सीखते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, और बहुत अच्छे कामयाब हो रहे हैं, और होना भी चाहिए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। तो नौजवान वकला के लिए जो है वो कोर्सेज वाकई बड़ी यूनिक सी चीज़ मैंने सुनी है। और आज का जो दौर चल रहा है सोशल मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और उसके साथ साथ IT का, हम इस वक्त $2 बिलियन के ऊपर खड़े हैं। भारत हमारा हमसाया मुल्क है, 200 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। तो कितना ज़रूरी है IT के ऊपर तवज्जो देना हर शोबे के अंदर, तो मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है। तो आयशा, चूंकि आप भी एक यंग वकील हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला आप भी यू विल बी बिकम अ सीनियर, तो आपसे जूनियर आगे आएंगे, तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या आप समझती हैं बतौर इस वक्त जो यंग वकील जो फेस आप कर रही हैं? जी, उनके लिए जो यंग आने वाले लॉयर्स हैं जो रिसेंटली प्रैक्टिस को ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट लेते हैं, उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बहुत बड़ा इशू है। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि जब हम डिग्री कर लेते हैं पूरी, तो घर वालों को ये लगता है कि जी हमारी बेटी हमारा बेटा जो है वो वकील बन गया। वकील बनने के बाद जो है हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है अंडर सुपरविजन, सीनियर के अंडर सुपरविजन में। सही। उस टाइम पे सीनियर्स जो हैं वो अकोमोडेट नहीं करते, या उनका मतलब सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। वेरी नेक्स्ट डे तो आपको कोई केस नहीं आ जाता, कोई आप पे रिलाई नहीं करता, तो बार को चाहिए कोई ऐसा स्टेप ले। आने वाले सदर सेक्रेटरी जो हैं वो यंगस्टर्स के इस इशू पे उनको फोकस करना चाहिए कि उनकी जो है वो थोड़ा बहुत उनको अकोमोडेट इस तरह का किया जाए कि वो अपने प्रोफेशन से बदजन ना हो जाए। उनकी ग्रूमिंग हो। यस, बिल्कुल सर, ग्रूमिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास देखें ना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पॉकेट में पैसा कोई नहीं है, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस पड़ी हुई हैं, वो ये कंसिडर करते हैं कि जी हमारा बेटा वकील बन गया, हमारी बेटी वकील बन गई है, तो उसकी पॉकेट में एक पैसा ना हो, वो अपना आप भी वो मैनेज ना कर पा रहा हो, तो ये बहुत बड़ा इशू है। मैं ये समझती हूँ। मेरे ख्याल में जब आप अगलों का प्रॉब्लम ही तभी हल कर पाते हैं जब आप खुद मेंटली तौर पर बड़े मजबूत होते हैं, फर्म होते हैं, और तसल्ली होती है आपके दिमाग के अंदर, सेटिस्फाइड होते हैं। और द मेजर पोर्शन ऑफ द सेटिस्फैक्शन कम्स विद द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जी बिल्कुल, यानी आपकी बहुत रोल है होगी जी, तो फिर ही आप अगलों का मसला हल कर पाएंगे। फाइनेंस का तो बहुत रोल है लाइफ में, आपको पता है फाइनेंस के बगैर तो कुछ भी नहीं चलता। तो बाहर को चाहिए कोई ऐसा स्टेप जो है वो यंगस्टर्स के लिए लिया जाए ताकि वो अपने प्रोफेशन को जो है वो अच्छे से अडॉप्ट करके उसको कंटिन्यू कर सकें। एक पैगाम, चूंकि आप हैं यंग वकील, जी, और मैं समझता हूं कि अगर आप
जो पैगाम देंगी, जो मैसेज देंगी, दैट विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द पीपल। तो एक पैगाम हमारे आने वाले लोगों को जो इस प्रोफेशन के साथ मुंसलिक होना चाह रहे हैं और उन हजरात को जो ऑलरेडी हैं, एक जनरली मैं चाहूँगा कि पैगाम दीजिए। जनरली पैगाम ये है कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मुझे भी पहले आइडिया नहीं था, क्योंकि हम अपनी सोसाइटी में रहते हुए नेगेटिव बहुत सुनते हैं डिपार्टमेंट्स के बारे में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में। यूँ लगता था कि बेटियां बिल्कुल इनसिक्योर हैं, आप कचहरी भेज रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र है कम है। इस प्रोफेशन में बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है, और हमारे जो स्पेशली कुलीग्स हैं बहुत इज्जत करते हैं। तो इस प्रोफेशन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इस प्रोफेशन को जो है वो जोश और जज्बे के साथ ज्वाइन करना चाहिए। आयशा कादर, ऑल द बेस्ट टू यू। Thank you. मोहित साहब, आपको भी, जाहिद मोहित साहब माशाल्लाह सेक्रेटरी उम्मीदवार है, आपको भी ऑल द बेस्ट सर, वेरी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप दोनों के लिए बहुत बेहतरी करे, और आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। वकील के पास इतना टाइम नहीं होता, हर 2 मिनट बाद फोन बज रहा होता है, तो आपने इतनी वक्त निकाला हम लोग हमारे लिए, आपका बहुत शुक्रिया। शो का वक्त भी खत्म हुआ चाहते हैं, अपने होस्ट शिराज भट्ट को भी इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।